बिहार का कौन नेता आपको असली लगता है? मुझे लगता है कि बहुत लंबे वक्त से हमारे यहाँ कोई असली नेता हुए नहीं है। दिल्ली में, मुंबई में या देश के दूसरे हिस्सों में जब बिहार का कोई लड़का और लड़की अपनी मेहनत से जाता है, पढ़ने जाता है, तो किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं जिनसे उसे टकराना पड़ता है? ये सिर्फ इंडिया में है कि अगर आप बिहार के हैं तो लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। 10 साल मेरा टारगेट है ये जगह बदलने का। 10 साल में मुझे बदलना है बिहार को कंप्लीट। जो आपके पॉलिटिकल राइवल हैं उनके बारे में उनकी क्या स्ट्रेटजी, उनकी मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, ये रास्ता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को एजेंडे को अमल में लाने के लिए आपको उन पॉलिटिकल राइवल्स को हराना होगा चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा नैरेटिव है, जो मेरा एजेंडा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो काफ़ी होना चाहिए हराने के लिए। फर्राटे से मैथिली बोलती होंगी फिर तो आप? बहुत फर्राटे से। पुश का देखो आमा से खींचो। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का चुनावी प्रोग्राम देख रहे हैं नेताजी घेरे में। नेताजी घेरे में जिसमें हम अलग अलग राजनीतिक हस्तियों से मुखातिब होते हैं और आपके हिस्से के सब सवाल पूछते हैं। नेताजी घेरे के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं बिहार की नवोदित नेत्री, यदि बहुत ही तत्सम शब्दावली में कहें और बहुत ही जनता की ज़बान में कहें तो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर, अखबारों के पहले पन्ने पर इश्तिहार के ज़रिए दस्तक देने वाली और इन दिनों बिहार का दौरा करने वाली, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। एक शुरुआत तो वो है जो मार्च के महीने में अखबार के पहले पन्ने पर दिखाई दी, जो कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि बिहार के लिए बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि समवन डिक्लेयर्स ऐसे अपनी कैंडिडेचर को और अपने एस्पिरेशंस को। पर उससे भी पहले की एक शुरुआत आपकी स्कूलिंग और आगे की आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके बारे में बताइए। पहले तो एक सजेशन है, इफ़ यू डू नॉट माइंड। अरे प्लीज। तो मुझे नहीं लगता कि मैं नेताजी हूँ, क्योंकि आपके शो का नाम है नेताजी घेरे में, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम जस्ट अ पॉलिसी मेकर और मैं वो काम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत लंबे वक्त से हमारे यहाँ कोई असली नेता हुए नहीं हैं। तो सुभाष चंद्र बोस थे असली नेता। बिहार नेताजी का कौन नेता आपको असली लगता है? जयप्रकाश नारायण थे असली नेता। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो असली नेता थे जी। और नेताजी तो मुझे असली सिर्फ सुभाष चंद्र बोस लगते हैं। अच्छा। और बाकी नेता मीन्स समवन हु लीड्स, राइट? यस। तो वैसा मुझे बहुत लंबे अरसे से कोई नज़र नहीं आया है। इट्स जस्ट अ सजेशन। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे नहीं लगता ये कि मैं नेताजी हूँ। अच्छा। और स्कूलिंग मेरी दरभंगा से हुई। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दरभंगा। मैं वहीं पैदा हुई, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। फर्राटे से मैथिली बोलती होंगी फिर तो आप? बहुत फर्राटे से। पुश का देखो आमा से खींचो। बिल्कुल। मेरे इसलिए मैंने पूछा, मेरे न्यूज़ रूम में मिथिला से कई लोग हैं और वो बहुत अपनी दावेदारी करते हैं, उनको लगता है कि मिथिला सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हमारे घर में बचपन से हमारे जो दादाजी थे उन्होंने ये रूल बनाई थी कि घर में सभी मैथिली में बात करेंगे जी। और वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। BHU से उन्होंने लॉ किया था और हिंदी के प्रोफेसर थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते थे। तो उनका ये मानना था कि अगर आपने अपनी मदर टंग बोलना सीख लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये मैंडेटरी था, इट वाज अ हाउस रूल कि आपको सिर्फ मैथिली में बोलना है। तो हम अभी भी अपने घर में, मैं अपने माता पिता, अपनी बहन जो कि लंदन में रहती हैं, उनसे भी जब भी बात होती है मैथिली में ही बात करते हैं। तो स्कूली पढ़ाई आपकी दरभंगा में हुई? दरभंगा में हुई। वहाँ पे होली क्रॉस स्कूल है, पहले वो होली क्रॉस कॉन्वेंट हुआ करता था और फिर वो CBSE हो गया, वहीं पे पढ़ाई की। +2 तक मैंने यहीं पे पढ़ाई की। तो उस तरह का दबाव रहता था जैसा अमूमन 12वीं के इम्तिहान देने वाले बच्चों पर होता है कि मेडिकल करेगा, कि कॉमर्स करेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कि ये रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करेगा, कि UPSC करेगा? उससे ज़्यादा दबाव था इस वजह से भी क्योंकि हम 2 बहनें हैं, वी आर 2 सिस्टर्स। तो हमारी जो मॉम है, वी कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। वो तो बिहार है, ऑर्थोडॉक्स है। एंड देन वी वर 2 सिस्टर्स। और मेरी माँ बहुत, शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। वो मेरे पिताजी से मिलने से पहले शी वाज अ यूनिवर्सिटी टॉपर और उन्होंने स्त्री शिक्षा में अपनी PhD की थी, थीसिस लिखा था। क्या नाम है आपकी माता जी? डॉक्टर सरोज चौधरी। और ये तो उनका शी हैड 2 डॉटर्स। पहली मेरी बहन है, फिर मैं आ गई।
तो वो आसपास के लोगों का भी वो थोड़ा ये था कि बहुत लंबे वक्त तक मुझसे लोग ये पूछा करते थे कि आपका कोई भाई नहीं है, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक दे यूज्ड टू फील वेरी सॉरी फॉर इट कि कोई भाई नहीं है। और मेरी बहन ने और हमने तो उन पे ज़्यादा प्रेशर था वो सोसाइटी का, और वो मेरी जैसी थोड़ी सी ज़िद्दी है, तो उनका बिल्कुल शी लेफ्ट एवरीथिंग, वो सिर्फ कॉलेज जाती थी और उनका पूरा रूटीन हम दोनों के आसपास था। इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड चाइल्डहुड कि 4 बजे उठना है, फिर ये करना है, किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो बहुत प्रेशर था। इनफैक्ट हमें डराने के लिए वो कहा करती थी कि पढ़ोगी नहीं तो शादी करा देंगे। सो वी यूज्ड टू बी लाइक दैट कि खुद से इंडिपेंडेंट होना है इकोनॉमिकली। आई टोल्ड यू दैट शी रोट हर थीसिस ऑन स्त्री शिक्षा, सो शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो ज़्यादा प्रेशर था बिकॉज यू नो इन अ वे शी वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी कि इनकी 2 बेटियाँ हो गई हैं। जी जी। तो मेडिकल का भी प्रेशर था। मैंने +2 में बायोलॉजी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। नो ऑफेंस, आई मीन मुझे लगा इट्स नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं था। और उस वक्त में ऐसा होता है यू नो बिहार में हमारे पास बहुत सारे यू नो वी आर नॉट दैट एक्सपोज्ड, और उस वक्त में भी यू नो वी वर नॉट, उस वक्त में और भी कम एक्सपोज थे। आज तो बच्चों के पास स्मार्टफोन है। आई थिंक आई वाज इन वेरी लेट इन स्कूल जब स्मार्टफोन्स आया। तो वही था, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दैट इज़ व्हाट वी आर जनरली टोल्ड बचपन में। बट फिर अचानक मैंने एक दिन बोला कि आई डोंट वांट टू स्टडी हियर, और देन आई वेंट ऑन टू स्टडी कम्युनिकेशंस। तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेंज था। कहाँ पर पढ़ाई की आपने? सिम्बायोसिस में, पुणे में। अच्छा। तो वहाँ पे पढ़ाई की, ग्रेजुएशन? जी। और फिर यही है। तो कम्युनिकेशन क्यों, जर्नलिस्ट बनना चाहती थी क्या? नहीं, इट वाज कम्युनिकेशन डिज़ाइन। ओके। तो नहीं, जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहती। वो सामने आ गया एक NID के बारे में पता चला, जो बहुत लेट पता चला, तब तक मैं उसका एंट्रेंस गुजर चुका था। एंड आई वांटेड टू एस्केप फ्रॉम ये डॉक्टर वाला पूरा वो। तो फिर उसके बारे में पता चला, एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड और ये सब। तो I got to know a little about communication, so I went on to study communications. ठीक, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद those 4 years वो थोड़ा difficult time था, क्योंकि पुणे में थे और बिहारी थे, तो थोड़ा सा torturous था। जब आप बिहार में होते हैं तो कुछ भी realize नहीं होता, और मुझे भी एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड, मुझे ज़्यादा कम रियलाइज़ हुआ बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमारी माँ ने, वी हैड अ वेरी क्लोजली गार्डेड लाइफ। तो बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मेरे मम्मी पापा दोनों ही प्रोफेसर हैं, आई कम फ्रॉम अ टीचर्स एंड प्रोफेसर्स फैमिली, तो ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। और फिर जब बाहर गए तो जो हमारी फ्लैटमेट थी, यू नो, शी डिडंट लाइक मी बिकॉज आई वाज फ्रॉम बिहार। तो वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ही वो सारी चीज़ें शुरू हुई, एंड फिर पता चला, बट इट वाज ओके। वाई सो? मतलब दिल्ली में, मुंबई में, या देश के दूसरे हिस्सों में, या दुनिया के दूसरे हिस्सों में जब बिहार का कोई लड़का और लड़की अपनी मेहनत से जाता है, पढ़ने जाता है, तो किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं जिनसे उसे टकराना पड़ता है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? पहली तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ इंडिया में है। आई एम सॉरी, ये बाहर नहीं है। लाइक लंदन में नहीं था, ब्राइटन में नहीं था, ये सिर्फ इंडिया में है कि अगर आप बिहार के हैं तो लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें। किस तरह की? किस तरह की वो मुझे कभी किसी ने बताई नहीं। मैं देखिए इसलिए इन चीज़ों पे बात करना चाह रहा हूँ कि बिहार के जो लाखों नौजवान इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो उस चीज़ से राब्ता कायम करते हैं कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़े, या आपने ऑब्जर्व किए, या दूसरों ने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हों? बहुत सारी चीज़ें तो आपको सामने वाला कहता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो ये था कि जब मैं वहाँ गई तो मेरे पहुँचने से पहले ही हमारी जो फ्लैटमेट थी उनको बताया गया कि यू नो शी इज़ फ्रॉम बिहार। तो हमारी कभी बहुत अच्छी बातचीत हुई ही नहीं, और बहुत लंबा वक्त बीत गया। और एक बार मैंने उनसे पूछा, यू नो, यू कन्फ्रंट पीपल कि वाई वॉज इट लाइक दैट, लाइक वाई डिड वी नेवर हैव अ टॉक और वी नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन। And even then she responded in a very weird way, और बिहार came up उस conversation में। और फिर ऐसा हुआ, फिर हम you know I moved on, हमने एक दूसरा फ्लैट ले लिया because things were very bad। और मैं joint family में बड़ी हुई थी, तो वो ज़्यादा torturous था because of how things were। तो फिर ये लगा कि नहीं, फिर you know कहीं और चलना better है। फिर हमारी एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण फ्रेंड बनी, and she's amazing, like she's one of my best friends।
फिर उन्होंने एक दिन हमें मजाक में बोला कि जब हम मूव कर रहे थे तब मुझे घर में बोला था कि अरे वो बिहारी है, मूव मत करो। वी लाफ्ड इट ऑफ। और बाद में ऐसा हो गया कि उनकी जो माँ है या उनकी जो दादी हैं, एवरीवन इन अ फैमिली दे ऑल लव्ड मी। बट वो एक जो स्टेरियोटाइप पहले से लोगों के दिमाग में क्यों है? एक बार मैं क्लासरूम में बैठी थी एंड वी वर हैविंग, नो वन न्यू दैट आई एम फ्रॉम बिहार, क्योंकि यू नो जनरली यू डू नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। अब ऐसे यू नो यू आर इन अ क्लास, तो एक हमारे ही बिहार के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने यू नो ही वाज टॉकिंग एंड ही सेड समथिंग इन अ डिफरेंट वे। हर जगह की अपनी एक ख़ास ज़बान होती है बात करने का, अपना एक एक्सेंट होता है। तो यू नो एवरीवन लाफ्ड एंड दे सेड दैट यू नो ही इज़ फ्रॉम बिहार, यू नो। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, इसीलिए यू नो ही सेड लाइक दिस बिकॉज ही इज़ फ्रॉम बिहार। और ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। फिर महाराष्ट्र में उसी वक्त में मुंबई में ट्रेन से स्टूडेंट्स को उतार के मारा गया था जब मैं वहाँ पे थी। आई वाज इन थर्ड फोर्थ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बिहार के बारे में जो छवि है वो क्यों है आपको? इन्हीं चीज़ों की वजह से है। पहली चीज़ तो ये है कि फिर लोग बोलेंगे कि थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, पर It's a purely political program. You can say whatever you feel like saying. I say what I feel like saying. I mean, I'm not very political, I guess, you know, in those ways. जो सच्चाई है वो मैं बोल रही हूँ। उसका ये भी रीज़न था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देख के लोग अपनी धारणा बनाया करते थे। एंड यू नो जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं एक तरीके से सही भी है। नाम नहीं लेती हैं कि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स का? नाम लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एवरीवन नोज़ कि हम क्या यू नो हम अभी क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सबको पता है। तो आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रही हैं? मैं सबकी बात कर रही हैं? आप राबड़ी देवी की बात कर रही हैं? मैं सबकी बात कर रही हूँ। नाम नहीं लेंगे? नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग, कई लोग कहते हैं कि नाम इसलिए नहीं लेती हैं पुष्पम प्रिया ताकि भविष्य की संभावनाएं बची रहें। ये मैंने बहुत बार ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैं आपसे फिर से ये चीज़ कह रही हूँ। मैंने उस दिन जो लिखा था कि लव बिहार हेट पॉलिटिक्स, आई मेंट इट। वो कोई मजाक नहीं था। मैं बिल्कुल, राजनीति मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम डेमोक्रेसी हैं, राइट? हम डेमोक्रेसी हैं, तो चीज़ों को बदलने का, सोसाइटी को बदलने का, हमारी इकोनॉमी को बदलने का जो तरीका है वो राजनीति से ही होके जाता है। इसीलिए आई एम हियर। राजनीति पसंद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि जैसे राजनीति होनी चाहिए वो पसंद नहीं है। मुझे जैसे राजनीति होती है वो पसंद नहीं। तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ कि हमारा कोई गठबंधन होगा। चलिए, आपने गठबंधन का जिक्र किया, मैं फिलहाल आपके परिवार के जो राजनीतिक बंधन हैं उनकी तरफ चलता हूँ। चलिए आज इस पे भी लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। यस, आपके बाबा जी पॉलिटिक्स में थे? ट्रू एंड नॉट ट्रू, दोनों ही बातें हैं। जो ही वाज अ प्रोफेसर, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने BHU से पढ़ा था और हिंदी पढ़ाना। प्रोफेसर उमाकांत चौधरी, तो उन्होंने पढ़ाते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, लाइक यू नो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा करते थे। इट वाज इरिटेटिंग ऑल्सो एट टाइम्स, क्योंकि हमें भी पढ़ना पड़ता था उनके साथ बैठ के। 12 न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, पूरे इंडिया से न्यूज़पेपर्स आते थे, तो उनका तो पूरा मॉर्निंग बहुत टाइम पढ़ने में ही चला जाता था। शानदार सुबह रहती होगी। बहुत शानदार। वो सारे में 12 अखबार बिक, वो रेडियो चलता था, यू रिमेंबर, या आकाशवाणी, यू नो दैट यूज्ड टू बी देयर। एंड वो ही यूज्ड टू लव स्टेट्समैन, तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पसंद थे। अच्छा, हाँ, उन्हें पसंद थे। उनके अपने कारण थे, हर व्यक्ति के अपने कारण होते हैं लोगों के पसंद करने के और नापसंद करने के। अब वो जिंदा भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ भी डिबेट कर पाऊँ, पर ठीक है। और नीतीश जी से इसी दौरान मुलाकात हुई। नीतीश जी वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत ही नए थे। किस डेकेड की बात कर रही हैं? Can you give us some idea? It was the first time when Nitish ji formed Samta Party. That's in 90s, mid 90s. हाँ, तो तभी की बातें हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उनसे उनकी मुलाकात हुई। And Nitish ji was like, he was a hope. I told you that I'll say whatever is true. तो उस वक्त he was this rising hope for a Bihar which was sinking. ऐसा ही था. So he loved him. He just loved him. और I think the feeling was mutual. They had a very good relationship. मैं बहुत छोटी थी उस वक्त. I was a kid. और मुझे याद है मैंने उनसे पूछा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। I was very envious कि ऐसा क्यों है कि बाबा इनको इतना पसंद क्यों करते हैं। So I asked him once कि आप इनको इतना क्यों पसंद करते हैं? तो फिर उन्होंने बोला because he's hope.
तो यही है, फिर नीतीश जी से उनकी मुलाकात हुई, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे उस वक्त में, उनसे उनकी मुलाकात हुई और फिर इन्होंने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ आएँ लड़ें, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा फिर समता पार्टी के टिकट पर जी 1995 का विधानसभा चुनाव। जी, एंड देन ही लॉस्ट। ओके। फिर इनका संघर्ष जारी रहा और वो हर बार ही लॉस्ट, जितनी बार भी वो लड़े। उसका एक रीज़न ये भी था कि उस वक्त में इलेक्शंस वैसे नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। कैसे होते थे उस वक्त इलेक्शन? होते थे, यू नो अबाउट इट कि कैसे होते थे। पुष्पम जी, देश की जनता अपने नेताओं से देश की वस्तु स्थिति के बारे में जानना चाहती है और आपने तो खुद ही कहा कि आई एम नॉट हियर टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, आई एम उस वक्त में चीजें ऑनेस्ट एंड ब्लंट। उस वक्त में चीज़ें अलग थी। बूथ कैप्चरिंग होती थी। मैं बहुत छोटी थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बट पता चलते रहता था क्योंकि घर में ये बातें होती थी। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो उनका ये भी था कि हम कुछ बांटेंगे नहीं, यू नो, हम कुछ बंटवाना नहीं है लोगों में, पैसा शराब बंटवाना नहीं है। और ये सारे रीजंस थे एंड ही केप्ट ऑन लूजिंग। फिर वो जो लास्ट इलेक्शन था उसमें नीतीश जी वन बट ही लॉस्ट। लास्ट इलेक्शन मतलब आप कौन से चुनाव की बात कर रही हैं? जिसमें नीतीश जी केम इनटू पावर, जो 2005 के जो इलेक्शंस थे, दूसरे चुनाव 2005 के। जी, तो उसमें नीतीश जी केम इनटू पावर एंड वो हार गए, बहुत कम वोटों से हार गए जी। वो बहुत कम वोटों से हार गए। आई थिंक इट वाज 4000 और समथिंग एंड ही हैड अ मैसिव। विधानसभा जी? हायाघाट, दरभंगा में पड़ती जी। एंड ही हैड अ मैसिव कार्डियक अरेस्ट और राइट आफ्टर इलेक्शन विदिन 8-10 days। तो 22nd को रिजल्ट आया था एंड 30th को ही पास्ड अवे। So that is the story. So he was in politics and he was also not in politics because he was never elected. But yeah, he was with Mr. Nitish Kumar. There is no doubt. पहले समता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड। Yes, NDA। और वो बहुत ही करीब थे और उनको बहुत पसंद करते थे। उन्होंने एक बार वो एक कोई गाना आया था, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। आई स्टिल हैव दैट डायरी। उसमें उन्होंने वो लिखा था उनके लिए और स्टेज पे भी अपेरेंटली बोला था। So they had a very good relationship. I am not here to hide it. उनका बहुत cordial relationship था. He loved him. यही है. This is the story. अनुभव सिन्हा, ये आपके लिए भी जानकारी है कि आपने जो फिल्म बनाई तुम बिन, उसका एक बिहार के नितांत राजनीतिक परिवार में कैसे उसका एक अलग मायना होता है टू एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल कनेक्शन। आपके पिता की बात करते हैं, विनोद चौधरी जी। जनता दल यूनाइटेड में थे या हैं? थे भी और हैं भी। अच्छा। टेक्निकली हैं। उन्होंने व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, फिर MLC का एक इलेक्शन हुआ। वो प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। अब नहीं रहे, अप्रैल में ही रिटायर्ड, इस अप्रैल में। अच्छा। तो वो MLC का एक इलेक्शन हुआ और उनको कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा गया कि आप वहाँ से कॉन्टेस्ट। नीतीश कुमार के द्वारा? जी। तो उन्होंने वो MLC का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। पहला MLC का जो इलेक्शन हुआ था वो सीट खाली हुई थी क्योंकि जो उस सीट पे थे ही पास्ड अवे, like Papa's father passed away, he also passed away, so his son was going to contest from that seat। तो इसीलिए इनको कहा गया कि my grandfather passed away थोड़े दिन पहले, तो इनको कहा गया कि आप वहाँ से आप लड़िए। So he went on। ये जब बहुत यंग थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, जैसे बहुत लोग होते हैं कॉलेज पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, इंदिरा गांधी एंड संजय गांधी। ही सो मेनी स्टोरीज टू टेल। तो वही है। एंड पहला इलेक्शन हार गए 6 महीने के लिए। इट वाज अ बाय इलेक्शन, 6 महीने के लिए होना था। सो ही लॉस्ट। और फिर वो 6 महीने बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें जीते। एक टर्म MLC रहे। 2014 में आई गेस ही लॉस्ट, सो ही इज़ नॉट एन MLC एनी मोर। और फिर JDU में है अभी तक। ये भी एक रीज़न था कि आई डिडंट टेल हिम दैट आई एम गोइंग टू पब्लिश दैट एड बिकॉज आई वाज वेरी स्केप्टिकल। ही वाज नॉट हैप्पी कि मैं वापस आ रही हूँ बिकॉज ही इज़ अ फादर आफ्टर एवरीथिंग। तो जब मैंने बोला कि मैं लंदन से वापस आ रही हूँ, ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। माई मॉम वाज नॉट हैप्पी एट ऑल कि क्यों आना है वापस। बट आई एम द यंगर वन, तो वो है आना है। और फिर आ गए। और फिर दैट एड नेक्स्ट डे ही गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे भी उन्हें पता चला, ये मीडिया से ही पता चला। जब मुझे पता चला कि सब दौड़ गए, इनके पिता कौन है, इस लड़की के पिता कौन है, इस वजह से सब दौड़ गए उनके पास। तो फिर मुझे पता चला, क्यों मैंने तो नहीं बताया था
मैंने तो कहीं लिखा नहीं था कि मेरे पिता वो हैं, बट अपेरेंटली किसी ने दरभंगा में भी किसी ने देखा होगा, उन्होंने इन्फॉर्म किया, फिर मुझे पता चला ये सारी चीज़ें हुई हैं। यही स्टोरी है। जब आप अपना जवाब दे रही थी तब आपने अंग्रेज़ी में, मतलब मुझे पता नहीं स्मर्क इज़ द राइट वर्ड और नॉट, व्हेन यू सेड टेक्निकली अभी भी जेडीयू में है, कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट दैट? ही इज़ नॉट लेफ्ट जेडीयू and JDU is also not leaving him. अच्छा. So I don't know what it is. I'm aware कि उन्होंने on air मुझे आशीर्वाद दिया था. He respects me a lot बचपन से. Like हमारे घर में वो है, 3 लड़कियां हैं, 1 पापा हैं. 3 औरतें हैं, 1 पापा हैं. पापा हैं, मम्मी हैं और हम 2 बहन हैं. तो उन्होंने वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. हम जो भी डिसीजन ले उसमें सुझाव देते हैं कि मत करिए. तो मैंने आपको भी बताया कि कोई भी फेवर में नहीं था कि मैं वापस आऊँ, फिर भी मैं आ गई. और मैं पटना में रहती हूँ, वो दरभंगा में रहते हैं. और एक दिन और वो ऐड भी दे दिया, और मुझे बहुत वो एक अप्रूवल चाहिए होता है ना हमेशा फैमिली से. तो मैं हर 5 मिनट में मोबाइल चेक कर रही थी कि मम्मी पापा का क्या टेक्स्ट आता है. आई वाज लिटिल स्कैर्ड, यू नो. यू वर इन लंदन? नो, आई वाज हियर. जब पब्लिश हुआ है? आई वाज हियर. आई वाज नॉट इन लंदन. आई वाज हियर ऑल द टाइम. तो देन आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम माय मदर कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद. फिर बाद में तो फिर पता चल गया, इंटरव्यू भी देखा जो उनसे लिया गया. आई डिड नॉट कैलकुलेट दिस, टू बी ऑनेस्ट, कि लोग मेरे पिताजी के पास दौड़ जाएंगे. क्या गड़बड़ है आपके पिताजी की राजनीति में? आपके पिताजी जो जेडीयू पार्टी के नेता हैं, एमएलसी रहे, और उनके नेता नीतीश कुमार हैं जो बिहार में सरकार चला रहे हैं. क्या समस्या लगती है आपको अपने पिताजी की पार्टी में? और आपने उनको कभी उनसे मुखामुखम हुआ, कभी डिबेट हुई जो बाबा से नहीं हो पाई? बहुत बार हुई है, बहुत बार हुई है. उन्होंने कहा भी है ये चीज़ कि हमारी सोच नहीं मिलती, जनरेशन का प्रॉब्लम है. मैं जो पॉलिटिक्स समझती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से समझती हूँ, अपनी पढ़ाई से समझती हूँ. जैसे देश में बाकी जगह चलता है उसके अकॉर्डिंगली समझती हूँ. वो जो पॉलिटिक्स समझते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं, अपनी पढ़ाई से समझते हैं, उन्होंने जो देखा है उसके अकॉर्डिंगली समझते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे दादाजी ने इजहार किया अपने, यू नो, हाउ ही लव्ड Mr. Nitish Kumar, and I told you the feeling was mutual. They really liked each other. वो बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की. And my papa, he took it from there. तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत ही लॉयल्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है कि हम इनके साथ हैं. उनकी लॉयल्टी उनकी लीडर के साथ होती है. हम इनके साथ हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे. और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है. मैं और जितने भी लोगों को जानती हूँ, कुछ और भी लोग हैं जो बहुत ख़ास हैं नीतीश जी के, जो मेरे पापा के फ्रेंड्स थे या होंगे भी. अब पता नहीं, आई डोंट नो इफ दे टॉक एनी मोर, बट वो लोगों की भी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत लॉयल्टी बेस्ड है कि इनके साथ रहना है. मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है. सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि लॉयल्टी लोगों के साथ होनी चाहिए, जनता के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए. राइट, दैट्स द होल वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन पॉलिटिक्स में है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ये कभी ख़त्म नहीं हुआ. कांग्रेस के वक्त में हुआ करता था, फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बट जिस तरीके से चीज़ें अभी चलती हैं, कहने को तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है. आपने ये भी कहा कि मैंने सीएम उम्मीदवार खुद को घोषित कर दिया. मुझे प्रिटेंस में कोई यकीन नहीं है. मैं ये भी नहीं समझती कि ये प्रश्न सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सीएम उम्मीदवार तो सभी घोषित करते हैं कायदे से. तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी लोग अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित करते हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाता है. आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने उनसे पूछा होगा, बट बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं, हाँ. वो सिर्फ मुझसे. अच्छा, आपको लगता है कि वो सिर्फ आपसे पूछते हैं और बाकियों से नहीं पूछते हैं? बहुत सारे लोग बाकियों से नहीं पूछते हैं. अच्छा, आप बाकियों से पूछते हैं, इसी वजह से हम यहाँ साथ में बैठे हैं जी. लेकिन बहुत सारे लोग. आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, 73वें संविधान संशोधन के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल भी होना चाहिए. PRIs आने चाहिए. दैट वाज अ वेरी गुड मूव. डिवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल दोनों ही बहुत ज़रूरी है. लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सही मायने में हुआ है कि नहीं, कि वो सिर्फ कागज़ पे ही है. मैं आपको वही कह रही थी कि हम कहने के लिए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट आई डोंट थिंक वी वर्क इन अ वेरी पार्लियामेंट्री वे. और इस चीज़ को बदलने के लिए देखिए, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना इज़ अर्जेंट हमारे देश में. इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वीक. जब तक इंस्टीट्यूशंस वीक रहेंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो डिज़र्व करते हैं ऊपर जाना, वो कभी ऊपर नहीं जाएंगे. मैं बहुत कम वक्त के लिए लंदन में रही,
लेकिन लंदन में इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे दैट दे इफ़ यू हैव टैलेंट दे पुश यू ऑन द टॉप। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, एंड पीपल हु डिजर्व टू बी ऑन द टॉप वो कभी नहीं जा पाते। एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड दोज इंस्टीट्यूशंस। तो वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने के लिए मैं नट बोल्ट के जैसे कहीं फिक्स नहीं होना चाहती थी। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि एमएलए बन जाते, फिर करियर बिल्ड करने के लिए मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू चेंज बिहार। उसके लिए यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गेट दैट सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर जो आज लोगों के पास है, और फिर उसको नीचे तक चेंज करने की ज़रूरत होगी। वील टॉक अबाउट दैट एब्सोल्यूट पावर नोशन। मुझे ये बताइए कि बार बार लंदन का जिक्र हो रहा है, आप वहाँ पे क्या पढ़ाई कर रही थी, नौकरी कर रही थी? अ लिटिल बिट ऑफ बोथ। पढ़ाई पुणे में आपने कम्युनिकेशन डिज़ाइन की पढ़ाई की, उसके बाद आगे पूरी मेरी आज यहाँ पे बायोग्राफी लिखाने वाली। ये इट्स अ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू। ओके। उसके बाद फिर मैंने थोड़े वक्त के लिए यहाँ भी काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। आई हैव पटना वर्क में। जी। मैं ये जानना चाहती थी कि आई वाज अ लिटिल हैप्पी दैट मिस्टर नीतीश कुमार वाज इन पावर, ऑल ऑफ अस वर, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि कैसी चीज़ें होती हैं टेबल के उस तरफ, यू नो, वेयर पीपल आर नॉट टेकिंग डिसीजंस। तो मैंने वहाँ पे काम किया है। बिहार स्टेट टूरिज्म में? यस। और आई वर्कड इन द हेल्थ डिपार्टमेंट एज वेल। तो यहाँ दोनों जगह काम किया है। और देन आई लेफ्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट देन आई लेफ्ट। क्या थे वो ऑब्वियस रीजंस? काम नहीं होता था। यू नो, पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट काम के बारे में कोई बातें नहीं होती थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत मेहनत से बना के और जो करने की ज़रूरत थी, बट वो कुछ हो जाता था ऊपर में, कभी गठबंधन टूट जाता था तो सारा काम रुक जाता था। और जैसे मैंने आपको कहा कि सब कुछ बहुत ही लीडर बेस्ड है जिसको बदलने की ज़रूरत है। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो विलिंग है काम करने के लिए तो काम होता है। जिस दिन वो एडमिनिस्ट्रेटर चले जाते हैं काम रुक जाता है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। एंड देन आई गॉट टू नो कि व्हाट्स द रीज़न। आपके मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था तो उसमें 2 हैशटैग खूब चलते हैं, लेट्स ओपन बिहार एंड 30 इयर्स ऑफ लॉकडाउन। यस। ये 30 साल का लॉकडाउन क्या है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक है, क्योंकि 30 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ था। अगर आप डेटा चेक करेंगे हमारी इकोनॉमी खुली थी पूरे वर्ल्ड के लिए। जितने भी हमारे राज्य हैं देश के, वो जैसा भी कर रहे थे बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा किया उसके बाद। और बिहार में हम वहीं रह गए पिछले 30 साल में। तो रीज़न इकोनॉमिक है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल भी हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, उसको मैं डिनाई नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये था, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि डू यू मीन कि 30 साल पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी? नो, आई नेवर सेड दैट। अगर हम ये बोलें कि 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे साथ बहुत कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 74 ईयर्स से पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी। नो, इट वॉज एन इवेंट। एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। तो उसके पहले तो चीज़ बेहतर नहीं थी। इसकी वजह से पहले सोशल जस्टिस का वादा करके एक सरकार आई जिन्होंने अपने लोगों को कम्प्लीटली फेल किया। उसके बाद सुशासन कह के एक सरकार आई और उन्होंने भी अपने लोगों को कम्प्लीटली फेल किया। तो ये 30 साल है। इसका मैंने इकोनॉमिक रीज़न भी आपको बताया जिसकी वजह से आई से कि लॉकडाउन है। यू चोज दिस 30 ईयर वाला टर्म बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में बिहार कम्पीट नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल व्हेनेवर आई टॉक मैं इकोनॉमी की बातें करती हूँ। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये सब जुमला नहीं है मेरे लिए। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। सो दैट्स द रीज़न दैट आई एम हियर। ये विश्वास है और एम्पेरिकल विश्वास है। ये कोई ड्रीमी बात नहीं है कि हम बेहतर हो सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। श्री कृष्ण बाबू से लेके और नीतीश बाबू तक आपको कोई ऐसी सरकारी स्कीम लगी जो आपको लगा कि ये स्कीम जेन्युइन है, इसने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव किया है? सरकारी स्कीम्स हैं। जैसे कौन सी आपको जेन्युइन लगी? उतना अगर हम पीछे नहीं भी जाएं और हम अभी फ़िलहाल की बातें करते हैं तो अभी भी ऐसी बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं। जैसे अनुदान देने वाली स्कीम है, जो किसान हैं उनको अनुदान देने के लिए। पैक्स है जिसका गठन किया गया है लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। PRIs की आपने बात की ही, PRIs हैं। फूड पार्क लगाने का प्लान था, वो भी कभी नहीं हुआ भागलपुर में। ये मैंने कहा जो स्कीम सफल रही हो, आपको लगा हो ग्राउंड पे कि ये इनका इकोनॉमिक मॉडल वायबल है? एंड मुझे नहीं लगता। एक भी स्कीम नहीं? मुझे नहीं लगता। स्कीम्स पेपर पे अच्छी हैं। मेरे लिए स्कीम सफल होने का मतलब है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी रही हो। और आज के हम आइसोलेशन में स्कीम्स नहीं चेक कर सकते। स्कीम्स होती हैं कि इन द लॉन्ग रन आपको इम्प्रूव करने हैं आउटकम को, राइट? और हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले ऐसा था अब वैसा नहीं है।
नहीं, पूरा देश भी आगे बढ़ रहा है, तो हम वैसे भी आइसोलेशन में नहीं चेक कर सकते। थोड़ा सा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम देश के साथ कितना आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो गलत बात होगी। और जब आप वो दोनों ही चीज़ कंपेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी स्कीम है जिसने कि वो इफेक्ट डाला हो जो उसका इंटेंडेड गोल था लोगों की लाइफ पे। कैन यू टेल मी अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर पार्टी प्लूरल्स? एब्सोल्युटली। क्या ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गई है? चुनाव आयोग में चाइना नहीं है, इट्स नॉट चाइना, इंडिया है। तो चुनाव आयोग में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है और आप कोई भी आदमी अपनी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर कर सकता है। इसकी हमें संविधान ने स्वतंत्रता दी है। तो हमने भी अप्लाई किया हुआ है और कोविड का लॉकडाउन हुआ था तब हमने अप्लाई किया और फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया तो ऑफिस बंद हो गया था। तो अब लक कहिए या बैड लक कहिए या जो भी है, हमारा वो उसके साथ बहुत लंबा चल गया, पर नाम उन्होंने अप्रूव कर दिया है एंड इट्स इन द प्रोसेस। सरकार में इट्स इन द प्रोसेस। 5 सितंबर 2020 जब हम नेताजी घेरे में का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन जिसने पीते दिन एक मीटिंग की और बताया कि 29 नवंबर को पहले विधानसभा खत्म होनी, उसके पहले प्रक्रिया होगी, तो मैं उस हिसाब से जानना चाहता हूं कि प्लूरल्स की अभी प्लूरल्स किस कंडीशन में है, प्रोसेस में है या मान्यता मिल गई है, आपको सिंबल अलॉट हो गया है? सिंबल या अलॉट आपने नहीं सिंबल के लिए एप्लीकेशन दे रखी है? जी, सिंबल के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, सिंबल अभी अलॉट नहीं हुआ है, प्रोसेस में। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है प्लूरल्स का? प्लूरल्स में हमने 2 डिविजन्स बनाए हैं, एक है जो कि पॉलिटिकल डिवीजन है और एक है जो कि एग्जीक्यूटिव डिवीजन है। थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है जी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे चीज़ें बहुत इनफॉर्मली चलती हैं, आपको पता होगा यहाँ पे बहुत क्लाइंटलिज्म है, तो इलेक्शंस क्लाइंटलिज्म के बेसिस पे होते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें प्रेसिडेंट है, मैं हूँ, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी के नीचे मैंने 8 डिफरेंट विंग्स बनाई हैं, 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवाइजरी है, लॉजिस्टिक्स है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक लिएजन है, पब्लिक इश्यूज़ हैं, इस तरीके से 8 हैं टोटल। और फिर उनके नीचे सारे असिस्टेंट सेक्रेटरीज़ हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ हैं और ये बिल्कुल नीचे तक जाता है, मतलब ये पंचायत लेवल तक ये हो गया एक जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। जो पॉलिटिकल पार्ट है उसमें हमारे जिला प्रभारी हैं, जिला प्रभारी के नीचे ब्लॉक प्रभारी हैं, ब्लॉक प्रभारी के नीचे पंचायत प्रभारी हैं और जो बूथ हैं उस पर हमने एक 8 पहर नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हर बूथ पे 8 लोग होंगे। कितने ज़िलों में? ऑलमोस्ट सब में जिला प्रभारी हमारे सब में डिक्लेयर हो चुके हैं और उन्होंने अपने नीचे जो भी हैं वो भी ब्लॉक में भी प्रभारी बना लिए हैं। हम सब में, ऑलमोस्ट सब में यस। जिला प्रभारी सब में, ब्लॉक प्रभारी ऑलमोस्ट सब में, पंचायत प्रभारी ऑलमोस्ट सब में और 8 पहर भी उसी तेजी गति से। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। यस। कहाँ से चुनाव लड़ेंगी आप? वो मैंने नहीं सोचा है अभी। लड़ेंगी? वो भी नहीं सोचा है अभी। मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है? जी बिल्कुल, मुझे पता है। आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नहीं पता? आपको जाहिर सी बात है, आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पता ही होगा ये चीज़। क्योंकि आप ये कह रही हैं कि पता नहीं कि चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी जी, इसलिए मैंने ये चीज़ कुछ चीज़ें, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो विधायक होना जरूरी है जी। आप कह रही हैं विधायक होना जरूरी है या पिताजी की तरह एमएलसी होना? नॉट रियली, वो भी बात नहीं है। नीतीश जी की तरह, चलिए नीतीश जी की तरह एमएलसी होना वो बात नहीं है। आई रियली हैव नॉट डिसाइडेड अबाउट इट येट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। पार्टी खोलना आसान नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे लिए अभी जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हों, साफ सुथरे कैंडिडेट्स हों, वो मेरी प्रायोरिटी है। इसको कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब 2 तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपके जो भी वीडियो वगैरह जाते हैं, पोस्ट जाती हैं, तो उसमें हमने और हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी कमेंट्स पढ़े। एक, शी इज़ नॉन कमिटल, वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हैं अभी कि मैं कहाँ से लड़ूंगी, तो वो एक सरप्राइज़ की तरह रखना चाहती हैं कि वो मेरी सीट कौन सी होगी। जैसे लास्ट मिनट सरप्राइज़ होता है ना कि फ़लानी जगह से पर्चा भर दिया। और दूसरा, लोग कहते हैं कि उनको बाकी 242 सीटों पर ही कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने कैंडिडेचर को कैसे डिक्लेयर करेंगे? हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज रिएक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट रिएक्ट, यू नो, दैट्स माय स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि बिहार में इलेक्शन में कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे? यू रियली थिंक
कि ऐसा It's not होगा। about what I think, No, it's about what people बट think. हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो मैं आपसे ये चीज़ बिल्कुल, पूछ रही हूँ। कैंडिडेट तो मिल सकते हैं। बिल्कुल, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि ज़रूरी ये है प्लूरल्स पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि मैं इसे चुनाव नहीं समझती। इट्स नॉट अ चुनाव फॉर मी। मैं यहाँ पे व्यवस्था बदलने आई हूँ, और ये कोई जुमला नहीं है कि मैं व्यवस्था बदल। आई एम वेरी कमिटेड टुवर्ड्स डूइंग इट। मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है लाइफ में यहाँ पे आने के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन वक्त में थी। आई वॉज डूइंग वेरी वेल, और मैंने सब कुछ छोड़ के, सबको दुखी करके, और मैंने ये डिसीजन लिया है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल्स एक ऐसी पार्टी बने जो कि साफ़ सुथरी पार्टी हो, जिसमें अच्छे लोग आएँ, नॉर्मल लोग आएँ। पॉलिटिक्स ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि एक ख़ास यूनिफॉर्म वाले लोग ही करेंगे। तो मैं चाहती हूँ वैसे लोग आएँ। मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, नहीं तो पॉलिटिक्स विल कंट्रोल यू। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो बिहार में हैं, वो सब हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं एज कॉमन सिटीजन्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, एक जिनको कि सारी समस्याएं पता हो। मुझे सारी समस्याएं पता है, आप फॉर्म पे मत जाइए। आई नो एवरीथिंग। आई एम नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म हियर लोगों को ये बताने के लिए कि मैं ग्रास रूट्स हूँ, बट मैं ये क्लेम कर रही हूँ आपके सामने में कि मुझे ग्रास रूट्स की सबसे ज़्यादा जानकारी है। बाकी किसी को मैंने किसी ज़िले में घूमते हुए भी नहीं देखा है, कोई जाता भी नहीं। अच्छा। कोई कोई नहीं जाता है, कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे किसी ने बोला हो कि लोग आए थे इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद, जो भी वो क्लेम कर रहे हों कि हम इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नहीं जाता, सबकी एक जैसी हालत है। तो मेरे लिए एक वो प्लेटफॉर्म देना है कि मैं रहूं या ना रहूं, उनके पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हो जिसमें अच्छे लोग हों, और मैं अच्छे लोगों को लाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी एक पोल कमेटी है, मैंने एक पोल कमेटी बनाई है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। उसमें बिहार के कोई भी नहीं है, सब बिहार के बाहर के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सम ऑफ देम आर वर्किंग एट वर्ल्ड बैंक, और इस किस्म के लोग हैं। उनको CVs देते हैं, हम पहले टेक्निकली उसको वेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी CVs आती हैं। लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम पॉलिटिशियन हियर इन बिहार, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। वो भी हमारे लिए कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू फिल्टर पीपल। कैसे फिल्टर करेंगे? जैसे आज मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनकी नीयत कैसी है, नहीं है, तो मेरे लिए भी वो एक चैलेंज है ये फिल्टर करना। तो उनको फिल्टर करते हैं, पोल कमेटी को देते हैं। पोल कमेटी उनसे 1, 2, 3 राउंड इंटरव्यूज़ लेती है। फिर मैं उनसे मिलती हूँ, अगर वो रेकमेंड करके भेजती है, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे अगर लगता है कि नो, दे डिज़र्व टू बी इंक्लूडेड, दे आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको कि हम ढूंढ रहे हैं, तो उनका कैंडिडेट हम डिक्लेयर करते हैं। जो मौजूदा पॉलिटिकल तंत्र है जिसको बदलने का आप इरादा रखती हैं, उसको ये प्रोसेस बड़ा अजनबियत से भरा और बहुत ही वेस्टर्न लगता है, प्राइमरीज टाइप से और इन सब से, कि 3 लोग या 4 लोग विशेषज्ञ ऐसे इंटरव्यू करेंगे जिनको पता ही नहीं है बिहार के बारे में, जो बिहार से नहीं है, पता हो सकता है पर बिहार से नहीं है, जो अलग अलग संस्थानों में काम करते हैं। क्या वो बिहार की बूथ स्तर की ज़मीनी स्थिति समझते हैं जब वो उन कैंडिडेट्स को वेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस गांव में मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। कोई पुणे से अपनी नौकरी छोड़कर आया है, कोई हरियाणा में ईंट भट्टे में काम करता है, किसी का वोट नहीं है। एक भाई साहब बोले कि हमारा वोट तो अनूप शहर में था, MP में था। एक बोले कि हमारे 5 बच्चे हैं, वो भी मजदूरी, जो बड़े हो गए वो मजदूरी करते हैं, बाकी कभी स्कूल नहीं गए। एक बोला स्कूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं। तो बहुत ही वेरीड स्पेक्ट्रम है। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में उस पॉलिटिकल रियलिटी को आप कैसे लेके आती हैं? एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी जो मैंने कभी भी ऑन एयर बोला नहीं है, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या तो ज़मीनी स्तर की सच्चाई पता है, और अगर पता है तो दे डोंट केयर अबाउट इट। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी। ये जो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि पहले तो लोगों को लगता था कि मैं इंडियन हूँ ही नहीं, उसमें भी बहुत वक्त लगा लोगों को ये मानने में कि मैं विदेशी नहीं हूँ। मैं अभी भी लोग बोलते हैं कि आप तो रही ही नहीं हैं कभी बिहार में, तो आपको क्या पता। तो इसको मैं नहीं बदल सकती, और इसको ठीक करने का मेरा प्लान भी नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, पेट्रोनाइज करने की कोशिश की, प्रश्न पूछ के। मैंने देखा ये सारी चीज़ें कि आपको ये भी पता है कि कितनी कंस्टिट्यूएंसी है। अच्छा, हाँ, तो आई एम अ गर्ल, वो वाला एक एंगल हमेशा रहता है, पैट्रियार्कल। बिल्कुल। और मैं ड्रामा नहीं कर रही। I am who I am. I am what I am. तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जा रही हूँ। I'm trying to change the rules of politics. मैं यही हूँ। मैं कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी। कि ज़िंदगी में कभी नहीं पहना, आप करने के लिए जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म पहनिए। I'm not going to do any of that. मुझे ज़मीन की सारी सच्चाइयाँ पता है। ये मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको। इस वजह से मैंने डिसीजन लिया है और इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आप
तभी आपको पता हो सकता है अगर आप पैदा हुए हैं किसी पॉलिटिकल फैमिली में। ऐसा नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने उसके बारे में जानने की कितनी ज़रूरत महसूस की है। मेरा जो रिसर्च एरिया था वहाँ भी जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी तो बिहार ही था, तो बिहार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। उसके अलावा जब मैं कहती हूँ रिसर्च तो बहुत लोगों को लगता है बुकिश होगा, बट दीज आर रिसर्च पेपर्स। यहाँ पे लोगों ने रह के RCTs किया है, वो पेपर्स लिखे हैं। मैंने भी अपना डिसर्टेशन बिहार की पॉलिटिक्स पे किया था। क्या था टॉपिक आपकी डिसर्टेशन का? कैंडिडेट वोटर लिंकेज मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबनेस। 2015 इलेक्शंस जो थे उस पे था। तो मैंने वो किया था और आई नो कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, कोई और पार्टी नहीं जानती। तो जो लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। नहीं, पीपल फाइंड दिस क्लेम वेरी इंटरेस्टिंग पुष्पम, कि आप ये कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार 70 के शुरुआती वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, 2 बार विधायकी लड़े, हारे, फिर जीते, सांसद, वो और उस जमात के सारे नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन, you are saying कि they do not understand the ground reality of Bihar. That's a tall claim. That is a tall claim maybe for you, but that's the reality. You tell me. I want to know if they do understand the ground realities. सिर्फ social engineering नहीं होती ground realities. आप जब ये कहते हैं कि social engineering है caste के basis, I have heard it so much. You know, it's really, it's not even funny anymore. Not annoying. It's not. Yeah, a little. Because you also have to know कि वो क्यों है। ये कह देना कि सोशल इंजीनियरिंग है, और देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग दोनों ही टॉप डाउन है। सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के एक वाइट कलर का और कहने से कि हम ग्रास रूट्स की सारी बातें जानते हैं क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था, फिर हम जूनियर इंजीनियर बने, फिर छोड़ दिया, फिर पॉलिटिक्स में आ गए। दैट डज नॉट सफाइस। एक्शंस भी तो कोई चीज़ होती हैं, राइट? ये बार बार सोशल इंजीनियरिंग वर्ड आ रहा है। नेताओं का ये कहना है कि ये सच्चाई है बिहार की और हम उसके इर्द गिर्द काम करते हैं। पटना में जो मैं बहुत सारी डिजिटल रैलीज की अलग अलग पार्टियों की होर्डिंग देख रहा हूँ, उसमें भी आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? ये सच्चाई है, लेकिन ये पूर्णतः सच्चाई नहीं है। मैं वही बोलने की अभी कोशिश कर रही थी कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। क्यों है? सबसे पहले तो इसका कारण ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने सोशल जस्टिस भी बोला था कि एक पार्टी आई जिन्होंने सोशल जस्टिस का वादा किया कि हम सोशल जस्टिस करेंगे। कायदे से ये होना चाहिए था कि उसके बाद जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जानी चाहिए थी, पर ये हुआ नहीं। ये हुआ नहीं, आपने नहीं किया उनके लिए कुछ। आपका फैमिली या आपके फैमिली के आसपास के लोग ऊपर बढ़ गए, बट मैं जहाँ भी जाती हूँ वही हालात है। सड़कें भी नहीं है जाने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। किसी नेता ने ना ही कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की है, एंड आई एम श्योर कि उनको पता भी नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई मापदंड होता है, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, डेवलपमेंट इंडिकेटर होता है। आई एम श्योर कि उनको ये चीज़ पता नहीं, और अगर पता है तो उन्होंने नहीं किया। ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं किया। लेकिन ये जो पूरे 30 साल का वक्त है इसको माइनस नहीं कर सकते, राइट? इसमें जो आपका एक्शन था, जो आपने क्लेम किया कि हम ये खास लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यू फेल्ड देम। उसका कुछ मतलब था ना। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर ऐसा है कि लोग जाति के बेसिस पे वोट करते हैं या किए कभी किसी ज़माने में, अगर उन्होंने किया, उसका भी उसकी हिस्ट्री थी, उसका रीज़न था। उनको विकास चाहिए था, उनको डेवलपमेंट चाहिए था। उनको ये लगा एकदम से आप अभी पॉलिटिकल एरिना में आई, एकदम से कैसे यकीन कर लें कि भाई हियर इज अ गर्ल, हियर इज अ कैंडिडेट, हियर इज अ पॉलिटिशियन, हियर इज अ पॉलिसी मेकर इन योर ओन वर्ड्स, जिनकी बात पर हम यकीन कर रहे हैं। और जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, अभी किसी को तकलीफ है वो कोई प्रधान के पास जाता है, पंचायत के पास, मुखिया के पास, विधायक, सांसद, एक स्ट्रक्चर है। कहीं कोई नहीं जाता। अच्छा, सब कहते हैं राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, कहीं कोई नहीं जाता। मैंने आपको बोला ना, मैं सारे जिले में गई हूँ, सारे गाँवों में गई हूँ। लोग अपने से ही, जो भी सड़कें नहीं है, गाँव का गाँव कट जाता है पानी के धार से, और लोग दिखाते हैं कि पहले हम वहाँ रहा करते थे, वो देखते हैं हम झंडा, अब हम यहाँ आ गए हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता गाँव में कि आपकी जाति क्या है। अच्छा, नो वन इज आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। कोई मुझसे ये इतने सारे प्रश्न जो पटना में लोग बैठ के पूछा करते हैं, या लोगों को लगता है कि ये रियलिटी है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, मुझे कोई गांव में ये सारे प्रश्न नहीं पूछता। मैं कोई भी जाति नहीं है जिसके गांव में नहीं गई हूँ। सीरियसली, मैं सभी गांव में गई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया है। किसी ने मुझे नहीं पूछा है कि मैडम आपका जाति क्या है। उन्होंने मुझे ये बोला है राशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है। क्यों कार्ड नहीं है, क्यों नहीं मिलता? वो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है, मजदूरी करते हैं, फिंगरप्रिंट ठीक से नहीं आता है, नहीं देता। कोई कहता कि
400 रुपये मिलना चाहिए, 200 ही मिलता है वृद्धावस्था पेंशन में। कोई कहता है कि 3 महीने से नहीं मिला है। नली गली दिखा के कहते हैं कि मैडम ये पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है और पूरे दिन नहीं आता। फिर उसमें से कचरा दिखा के कहते हैं कि ये कचरा आता है। फिर ये भी कहते हैं कि हाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए तो सभी आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। मैंने बहुत गालियाँ भी खाई हैं। इट्स नॉट लाइक दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि पीपल अंडरस्टैंड इट। मैं बस यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि, और ये कोई क्लेम नहीं है, मैं आपको फैक्चुअल बात बता रही हूँ कि यहाँ पटना में बैठ के ये लोग जो करते हैं जोड़ तोड़, इस पार्टी में चले गए, फिर सुनने में आता है कि अच्छा वो उस पार्टी में नहीं रहे क्योंकि कल उन्होंने अपेरेंटली कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। और फिर मैं सोचती हूँ फिर इतना ड्रामा क्यों किया था, लेकिन देयर वाज सो मच ड्रामा। तो ये वहाँ पे करते हैं, ज़मीन पे ये कहीं नहीं है। दिस इज अ रियलिटी और लोग विश्वास नहीं कर। That so-called well-oiled machinery, that political structure is totally absent. There is only कोई बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है। हाँ जिनको बूथ आप लेवल अपने पे है grievances बता सकते हैं। कार्यकर्ता का नहीं, ग्रीवेंस सिस्टम कोई नहीं है, आप उनको कुछ नहीं बता सकते। मैंने अभी भी बोला था क्लाइंट बेस्ड पॉलिटिक्स है यहाँ पे, ब्रोकर्स हैं, पावर ब्रोकर्स हैं, राइट। जो नेता आते हैं वो पावर ब्रोकर्स के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका काम होता है कि आप मैनेज करो, जैसे भी मैनेज करो, वोट्स मैनेज करो। रैलियाँ होती हैं, उसमें सारे लोग को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पे वो आते हैं। इस बार तो शायद नहीं होगी, वर्चुअल रैली होगी, वहाँ पे बोला करते हैं और निकल जाया करते हैं। कोई सुनता नहीं है कभी जाके, कभी सुना नहीं है। पिछले 30 सालों में कभी किसी ने जाके किसी से सुना नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन का जो क्लेम है वो तो 2 वे कन्वर्सेशन होना चाहिए, कभी सुना नहीं है आपने। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में इंडस्ट्रीज़ थी, मैंने दिखाई है फेसबुक पे। जो मुझे कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे रहती हूँ, नाउ कम ऑन, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। मैं हर जगह घूम रही हूँ, सोशल मीडिया पे आपको वो एक फ़ोटो दिखा रही हूँ कि मैं वहाँ गई, वहाँ पे लोगों से मिली। तो ये सब बाकी पार्टियाँ हैं ना, जब आप खड़े होते हैं और अकेले कहते हैं कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हूँ, तो बाकी लोग हैं जो चीज़ें बोलेंगे आपके बारे में, आपको डिस्कार्ड करने की कोशिश। एग्जैक्टली कि मैं आपको बता रही हूँ सौरभ जी, आई हैवंट सीन एनीवन एनीवेयर। अच्छा, आई हैव बीन टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने आपको अभी भी बोला, मैं ऐसे कोनों में गई हूँ जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, ऐसे लगता है सफारी कर रहे हैं। आप बांका चले जाइए, आप कैमूर चले जाइए, कैमूर में 2 घंटे तक ये नेटवर्क नहीं रहता, 2 घंटे तक टेलीफोन का कनेक्शन नहीं रहता। और वो गांव जो हैं वो लगता है पुरानी मूवीज में हम गांव देखते थे, उस तरह के गांव हैं। किसानों से बात करिए तो कहते हैं कि वक्त पे नहीं मिलती चीज़ें, हमें बाद में मिलती है, हम लेके क्या करेंगे। एवरीवन इज रियली टायर्ड ऑफ दीज पीपल। और आप जो कह रहे हैं कि आपको क्यों चुन ले, स्मार्ट शॉपर बनने की ज़रूरत है। 3 लोग हैं, सारी पार्टीज, मैं 3 लोग अक्सर इस वजह से कहती हूँ क्योंकि सारी पार्टीज तो एक ही साथ लड़ती हैं। 2 पार्टियां हैं जो कि मेन हैं, जो लड़ती हैं आपस में। उसमें एक को हमने 15 साल देखा, फिर हमने 1.5 years ऑलमोस्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी देखा। महागठबंधन भी हो गया था, इफ़ यू रिमेंबर। ये भी यही होता है और स्कूल में लिखा जाता है कि सिद्धांत के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। आई डोंट नो क्या सिद्धांत है, क्यों लिखवाते हैं, वो तोते वाली बात है। और उसके बाद जो आए उन्हें भी देख लिया 30 साल, मतलब 15 साल, एंड टोटल हमने 30 साल में सबको देख लिया है। जो भी बड़े टॉल क्लेम्स, तो ये टॉल क्लेम्स कर रहे हैं ना दैट हम बिहार को बदल देंगे। अब क्या बदलेंगे वो? सो व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग इन द पास्ट 30 years? ठीक बात है। तो खूब आक्रोश है, खूब योजनाएं हैं और आपका कहना है कि लोगों की चिंताएं हैं लेकिन उनको एड्रेस करने वाला, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने वाला नहीं है। एक चीज़ बार बार पूछी जाती है पुष्पम की, और ये अलग अलग टिप्पणीकार भी कहते हैं, इलेक्शन वॉच से जुड़े लोग भी कहते हैं कि भारत में चुनाव बड़े महंगे होते जा रहे हैं, है ना। चाहे वो आपको अपना पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिल्कुल बूथ के लेवल तक पहुंचाना हो कि यहाँ जितने लोग हैं सबको आपका नारा रट जाए। अभी मैं एक यहाँ पर बड़े चर्चित मुख्यमंत्री हुए हैं सहाय साहब, केवी सहाय, तो बोले मैं तो उसी दिन जान गया था कि मैं चुनाव हार गया हूँ जब मेरा अपना ग्रैंडसन मेरे खिलाफ नारा गा रहा था गली में ऐसे टहलता हुआ, कि विपक्षियों का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यहाँ तक आ गया। तो जब चुनाव इतना महंगा अफेयर है, पार्टी चलाना भी संसाधनों की मांग करता है, बिल्कुल। कहाँ से आता है पैसा? ये तो मैं जवाब दे ही दूंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जवाब तो आप सारे दे रही हैं, इसको ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? हाँ, लेकिन एक ये मुझे नहीं पता कि आपने ये कितने लोगों से पूछा है, नहीं पूछा है। आप मुझे नहीं पता ललन टॉप की जर्नलिज्म से कितने वाकिफ हैं, पर हम कुख्यात हैं। थोड़ा सा मुझे पता है, एज आई टोल्ड यू दैट मैंने एक हम देखा कुख्यात हैं है ये और सवाल आई रियली पूछने लाइक के लिए। इट, दैट इज व्हाई यू आर हियर। पर ये मैं
बिकॉज वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, Yes, yes, तो मैं please. ये भी बोलना चाहूँगी कि ये बातें खास करके मुझसे पूछी जाती हैं। लाइक एक बहुत ही चर्चित बात है कि अखबार में ऐड दिया और ये सारी बातें खास करके मुझसे क्राउड फंडिंग से चल रही है मेरी पार्टी, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी भी पार्टी में क्राउड फंडिंग से ही चलनी चाहिए, राइट। और मेरा एक नेटवर्क है, आई हैव स्टडीड एट 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मैंने IDS में पढ़ाई की है, मैंने LSE में पढ़ाई की है। मेरे नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हु हेल्प, जिनको पता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, जिनको पता है कि शी इज़ लॉस्ट हर ब्रेन, शी इज़ जस्ट लॉस्ट इट, बट दे केयर अबाउट मी। मेरा प्रश्न ये है जो आप पूछते हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कभी इन लोगों से पूछा जाए जो सोशलिस्ट होने का क्लेम करते हैं कि हेलीकॉप्टर घुमाने का पैसा कहाँ से आता है। आई एम रियली इंट्रीग्ड एंड एज यू सेड कि सबको अधिकार है ये चीज जानने का। बिल्कुल, पॉलिटिकल फंडिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्युटली, एंड आई एब्सोल्युटली सी करप्शन इज माय पेट एवर्जन। और करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, वो भी मैं बोलना चाहूँगी कि पैसा कहाँ से आता है, एवरीथिंग, हर साधन बहुत ज़रूरी है। और मैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं हूँ, ये मैंने पहले भी बोला है। मैं कैंटियन फिलॉसफी में विश्वास करती हूँ। एंड जस्टिफाइज मीन्स में मैं विश्वास नहीं करती। तो साधन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा होता, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे साधन से फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं से भी आय चलेगा, तो ऐड देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमें भी पता है, आप भी यहाँ पे मीडिया में ही हैं, आपको भी पता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती थी। इतना महंगा ऐड देने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी बोला है लोगों ने, करोड़ों का था, ये था, वो था, एनी नंबर, दे पुट एनी नंबर ऑन इट। और मुझे ये भी लगता है एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी होता है, राइट, जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं कि आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कुछ भी। आई थिंक हमारी प्रेस है, प्रेस एक्ट एंड PIB, प्रेस जो उनका एक्ट होता है कि तो ऐसे ही उन्होंने कुछ भी बोला है। मैं जेन्युइनली मैं चाहूँगी आपके माध्यम से, मैं सब भी प्रेस वालों को बोलना चाहूँगी कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सोशलिस्ट जो लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी करियर शुरू की थी और कुछ खास नहीं था इनके पास, अब उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं, मैं जानना चाहूँगी। और जो इलेक्शन के वक्त, इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योरसेल्फ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैंने बोला कि आसान नहीं है, मुश्किल है। और इतने कैंडिडेट्स हैं, उसमें हम ऐसे कैंडिडेट्स को भी खड़ा कर रहे हैं जो बिल्कुल अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे लोग भी मेन स्ट्रीम में आए। पॉलिसी मेकिंग में जब तक वैसे लोग नहीं आएंगे, जो आप कह रहे थे ग्रास रूट्स वाली बात, जी। तो हम ब्रोकर्स को नहीं ला रहे हैं। ये जो एक कंसर्न है अगर लोगों का कि आपने ऐसे लोगों, ये तो पोल कमेटी थी, पोल कमेटी में तो हम चाहते हैं कि उसको पता ही नहीं हो। अगर आप कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि हम टेक्निकली वेट करके उसको देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी कोई बायस हो किसी के प्रति। तो पोल कमेटी कायदे से ऐसी होनी चाहिए जो वेल ऑफ इग्नोरेंस से काम करे, जिसको अगर वो नहीं है बिहार के लोग, तो ये एक बेहतर चीज़ है कि नहीं। अच्छा। तो वो सिर्फ पोल कमेटी है, दे जस्ट वेटिंग द CV, वो सिर्फ CV देख रहे हैं, वो सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे हमारा जब सिलेक्शन हुआ था LSE में, उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तो उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस से हमें सेलेक्ट किया कि ये केपेबल हैं कि नहीं है, और फिर वो हमें बताते हैं। पर हम जिन कैंडिडेट्स को ला रहे हैं वो ज़मीन के कैंडिडेट्स हैं, वो कोई ब्रोकर्स नहीं हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया हो, जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हो, जो दबंग लोग हों, दैट्स सो कॉल्ड दबंग वर्ड। वो ज़मीन के लोग हैं जिनको हमें सस्टेन करना पड़ेगा। उनके लिए भी हम क्राउड फंडिंग करेंगे। हमने ओपन डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्राउड फंडिंग का जिक्र किया, एक पार्टी और इसी डेकेड के शुरुआती सालों में बनी थी, आम आदमी पार्टी। वो लोग भी इस पर बड़ा जोर देते थे कि जी हम तो जनता के चंदे की पार्टी हैं। उन्होंने कुछ वक्त तक उस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखा, बाद में उस पर भी जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे। मैसेज डिलीवर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जितना हमने चुनाव को कवर करके समझा कि आपने एक बहुत शानदार नारा गढ़ा, आपका नेता बहुत कैपेबल है, आपने एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिल्ड किया कि हम आपके लिए सत्ता में आए तो ये करेंगे। तो जो बिल्कुल आखिरी आदमी है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, गरीब है, TV देखता है नहीं देखता है अखबार, उस तक वो मैसेज पहुँचे, इसके लिए बहुत संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कारपेट बॉम्बिंग ऑफ कैंपेन। तो आपका उस बारे में क्या प्लान है? क्योंकि बिहार में हम जानते हैं अशिक्षा की स्थिति, गरीबी की स्थिति और कितने दुर्गम रास्ते हैं, तो आपका वो पॉलिटिकल मैसेज लास्ट माइल तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसमें एक ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पटना में बैठ के समझा दी जाती हैं। अच्छा।
यहाँ का जो पूरा तंत्र है, यू नो, क्लाइंट नेटवर्क, इट्स अ नेटवर्क। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, उसमें बहुत से लोग हैं उस नेटवर्क में, और वो बहुत क्लोजली काम करते हैं, सब सस्टेन, एक दूसरे को सस्टेन करते हैं। तो आपने खुद ही बोला कि गांव के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं। मिक्स, पर दे आर वोटर्स। यस, दे आर वोटर्स, अ लॉट ऑफ देम हैव स्मार्टफोन्स आल्सो दीज डेज। तो ऐसे मिक्स्ड हैं। मैं बहुत ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स में विश्वास करती हूँ, यू नो, दैट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे मैं you need to contact them personally, किसी भी ब्रोकर से नहीं, जहाँ पे आप सिर्फ जिनके घर पे जाएं और फिर किसी से नहीं मिले और फिर उनका काम है सबको वो करना। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने बूथ तक एक स्ट्रक्चर बनाया है, हमारे जिला प्रभारी हैं, हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, हमारे पंचायत प्रभारी हैं, तो ये सारे हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। और हम जब जाते हैं, यू नो, व्हेन आई गो देयर, तो ये लोगों को वो करके रखते हैं, यू नो, दे आइडेंटिफाई पीपल, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। मेरे साथ द मॉडल इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। आप मुझे ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ ले चलिए। रास्ते में भी ऐसा होता है, अभी हरिजन टोला से एक शंकर जी ऐसे मिल गए रास्ते में, और उन्होंने बोला हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। तो हम चले जाते हैं कि चलिए, रास्ते में ही होता है, जाते हैं, देखते हैं, उनके यहाँ रास्ता नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। कोई भी, आई डोंट नो कारपेट बॉम्बिंग का क्या एग्जैक्टली मतलब होना चाहिए, बट दिस इज अ वेरी ओल्ड मैन टू मैन मार्किंग, जनसंपर्क, लोगों से सीधा संवाद। मैं असली जनसंपर्क करती हूँ, असली जनसंपर्क। बाकी वो आपने अभी हरिजन टोले का जिक्र किया। देश के ज़्यादातर हरिजन अब अपने आप को दलित शब्द के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर को लेकर वर्डिक्ट आया, और 2015 के चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था। रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या सोचना है? कुछ भी इस पे मेरा बहुत ही स्ट्रेट एक वो है। अगर आप मुझसे रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे पूरे वो जो प्लान है, जो मैं जो कह रही हूँ कि मैं 5 साल में इसको इंडिया का नंबर 1 स्टेट बना दूंगी, आपको वो जानना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन एज सच बहुत ज़्यादा है भी नहीं। रिजर्वेशन से सबको जॉब मिलेगा नहीं। और मेरा जो प्लान है वो है कंप्लीट रीबिल्डिंग ऑफ बिहार, कंप्लीट रीबिल्डिंग। जो संविधान की जो चीज़ें हैं उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। मेरा अपना एक एजेंडा है, प्लूरल्स का अपना एक एजेंडा है, जो इकोनॉमी को डिसरप्ट करने वाला एजेंडा है। पूरे इंडिया की इकोनॉमी को हम इतना बेहतर करना चाहते हैं 5 साल में, तो वो उसमें उसी एजेंडा पे चलना है। मैंने ये चीज़ बार बार बोली भी है कि मैं रिप्रेजेंटेशन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यू नो, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस है। क्या गड़बड़ लगती है आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम ये है कि एक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड हो रहा है। लोग कहते हैं कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनसे वोट्स लेते हैं, बट वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गड़बड़ी लगती है मुझे। रिप्रेजेंटेशन जो भी दिया गया है वो हमारी एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, पर हमारा जो एजेंडा है, प्लूरल्स का जो एजेंडा है, वो है इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना। वो जो एक सेल्फ सस्टेनेबल वाली जो बातें होती हैं, हम उसको कम्प्लीटली, हम एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने की बातें कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग जिनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कास्ट है, उसका असर्शन है, लोग उसको गिव अप कर देंगे? ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन कहाँ है? सरकारी नौकरियों में है। सरकारी नौकरियों में है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले में है। हाँ, तो गिव अप कर देंगे नहीं कर देंगे वो तो हम एम्पेरिकली फिर टाइम के साथ देखेंगे। यहाँ पे एक मुद्दा रहता है कि OBC, EBC, बिल्कुल बिल्कुल रहता है उसका एक बहुत महादलित, तो आपको भी उस पॉलिटिकल क्वेश्चन को फेस। मुझसे नहीं पूछता कोई वो पॉलिटिकल क्वेश्चन। आई एम सॉरी, पॉलिटिक्स किसी लिए करते हैं? लोगों के लिए करते हैं जी। लोग मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं अभी तक। अच्छा। किसी भी जिले में मुझसे नहीं पूछा गया है ये प्रश्न। एक जगह पे पूछा गया था जो फॉरवर्ड का था, उन्होंने बोला कि हम फॉरवर्ड हैं, अब ख़त्म करेंगे क्या, और उस पर हमने बहुत ही क्लियर अपना स्टैंड बोला कि हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करें। आई एम टॉकिंग अबाउट मैसिव चेंज। मुझे पता है कि ये हुआ नहीं है आज तक, इसलिए नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। पर जब मैं लोगों के पास जाती हूँ, मैं जब उनसे बात करती हूँ, जो आप दलित लोगों की बात करें और सबकी बात करें, वो मुझसे ये बातें नहीं करते हैं। और मेरा जो पूरा प्लान, प्लूरल्स का जो पूरा प्लान है, वो बहुत ही अलग किस्म का प्लान है। फिर सिर्फ सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन या एजुकेशन में रिजर्वेशन, इसकी ज़रूरत नहीं रह जाए। हमारा एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो तो बिल्कुल अशिक्षित है, जो मजदूरी करता है,
जो अभी हमें पता चला है कि इतने सारे हमारे मजदूर हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं कोविड की वजह से, उनके लिए क्या करना है। आई वांट टू टॉक अबाउट दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज। और मैं चाहती हूँ में आपको लगता है कि 5 साल में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि इन सब चीज़ों की, इन सारे अफर्मेटिव एक्शंस की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, ये इतना वो नहीं है, लाइक यू नो अफर्मेटिव एक्शन में मैं नहीं बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने बोला उसका अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। हाँ, बट उसकी एक हिस्ट्री है जो जिसके साथ सोशल इंजस्टिस हुआ है, बिल्कुल उसकी एक हिस्ट्री है। और मैंने बोला कि मैं रिप्रेजेंटेशन की बिल्कुल पक्षधर। हिस्ट्री को पुष्पम रीराइट भी किया जाता है ना, जैसे संविधान में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, उसके बाद मंडल कमीशन बनता है, यहीं बिल्कुल मंडल साहब मुख्यमंत्री रहे यहाँ के, बनता मुरारजी भाई के समय है, लागू वीपी सिंह के समय होता है, तो नई ज़रूरत आइडेंटिफाई की गई। नीतीश कुमार आते हैं तो उसमें और नई नई जातियों को लाते हैं, बाकायदा कोर्ट में पिटीशन चलती है। तो ये तो एक बड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आप किसको इंक्लूड कर रहे हैं, किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जो आपका बिहार का वोटर है वो आपका स्टैंड जानना चाहेगा ना। मेरे पार्टी का नाम है प्लूरल्स जी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। प्लूरल्स सिंगुलर प्लूरल नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्लूरलिज्म, जिसपे की पार्टी का ये नाम रखा है मैंने। उसका मतलब होता है पहला कि एक सेंटर ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, यू नो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ पावर सेंटर्स। दूसरा कि अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को एक साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज़ वाई दिस पार्टी इज कॉल्ड प्लूरल्स। हमारा अपना एक एजेंडा है जो है कि हमें इकोनॉमी को बदलना है। आपने 5 साल वाली बात पूछी है मुझसे, यू नो आई हैव अ प्लेटफॉर्म, मे बी आई शेयर इट विथ यू। बिल्कुल 5 साल में बदलेगा, और कोई वो नहीं है, कोई दावा नहीं है। मैंने MPA पढ़ा है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ी है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मेरे यू नो उस रिसर्च का, उस पढ़ाई का थोड़ा उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। उस पर भी नहीं कर सकते तो जिन्होंने देश का संविधान लिखा था उन्होंने भी वहाँ पढ़ा था, अम्बेडकर जी ने। बहुत लोग पूछते हैं कि बुकिश नॉलेज, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा एक प्लान है, यू नो आई हैव अ रोड मैप कि कैसे बदलेगा। जो मैं बार बार कहती हूँ कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाना है, वो कोई जुमला नहीं है कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन रट लिया है और अब बोल रहे हैं। या मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्रीज़ लगानी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाना है, वो भी कोई जुमला नहीं है। हम कोइंसिडेंटली अभी नालंदा की उस जगह पे बैठे हैं जो वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल लैंड है। बिहार का फूड ग्रेन की बात करते हैं, कैसे करूंगी उस पर बात करते हैं। मैंने जनरली इस पर बातें नहीं की हैं क्योंकि जेन्युइनली आजकल मैं जो भी करती हूँ दूसरी सारी पार्टीज वो करने लगती हैं। मतलब स्लोगन भी उठा के, कॉपीकैट्स, वो स्लोगन भी उठा के सेम यूज़ कर लेते हैं, जबकि यू नो दे डू द सेम थिंग जो स्लोगन में कह रहा है उसके अगेंस्ट। बट एनीवेज, बट ठीक है, यू नो आई मीन इट हैज़ टू कम आउट वेरी सून, क्योंकि ये रोड मैप है। तो फूड ग्रेन एक पहली बात मैं फूड ग्रेन पे करना चाहूँगी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है। 2 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है बिहार की एवरेज। ऐसे जगह हैं, जैसे बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में जिनकी 6 है, 7 है, 8 है, राइट। जो ग्लोबल एवरेज है वो 10 है। और जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे जो किसान हैं जिनके घर पे हम अभी बैठे हैं, उन्होंने 2021, 22 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साल दर साल हम उसी ज़मीन पे बैठे हैं, उन्होंने ये बनाया है। और मैं तो 20, 21, 22 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की बात भी नहीं कर रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम 10 का एवरेज रखेंगे जो ग्लोबल एवरेज है, जो बिल्कुल, और इन्होंने अपनी दम पे बनाया है। कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई मैकेनाइजेशन नहीं, सब कुछ यू नो इज डन इट ऑन हिज ओन। इन्होंने अपनी दम पे बनाया है। बहुत सारी इनकी भी समस्याएं हैं, इस वजह से ही इज़ अ पार्ट ऑफ प्लूरल्स। और ये अकेले नहीं है, इस ज़मीन पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इस तरीके के हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे किसान हैं। विष्णुदेव मंडल हैं, उन्होंने भी बनाया, इनका श्री है जो टेक्नोलॉजी है, राइस इंटेंसिफिकेशन का है, उनका SMI है, मेज़ इंटेंसिफिकेशन का है, वीट इंटेंसिफिकेशन का है। तो बहुत कुछ है। देयर इज अ मैंगो मैन जो हमारे यहाँ है, जो कि बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मैंगो का उत्पादन करते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार में हैं, शानदार उदाहरण हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब भी सियासतदानों से बात होती है तो वो संसाधनों का रोना रोते हैं। बिल्कुल, अक्सर बात आती है कि केंद्र से पैकेज नहीं मिला। एक टर्म चलता है कि बिहार बीमारू राज्यों में से एक है। आप जिस एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की बात कर रही हैं या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रही हैं, उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो अभी आपने साधनों की बात की, वो बिल्कुल बेकार बात है। नॉट यू, जो ये कहते हैं, जो आपने बोला सियासत वाले जो कहते हैं, ये एक एक्सक्यूज़ बना लिया है इन्होंने, जिसकी वजह से हमारे लोगों में भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। जैसे ही मैंने बोला कि नंबर 1 बनाएंगे, एवरीवन स्टार्टेड सेइंग अरे ये हो ही नहीं सकता। सो देन आई वेंट एंड आई शोड देम कि क्या क्या है। पूरे बिहार में हर जिले में घूम के मैंने उनको वो चीज़ें दिखाई हैं कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए।
मुझे पता थी वो चीज़ें, मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। संसाधन का क्या मतलब होता है? कोई पैकेज जो कहीं से आ जाना चाहिए, जितनी पैकेज आपको आती हैं, चलिए केंद्र सरकार से जितनी स्कीम्स आती हैं, आपने वो सारी स्कीम लागू कर दी है क्या? आप तो केंद्र सरकार से ही कम्पीट करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर से ही कम्पीट करते हैं। उनकी कोई भी योजनाएं हैं जो भी भेजते हैं, इट्स जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, राइट? वो एक इंस्टीट्यूशन है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का काम है कि वो हमें वो सारी स्कीम्स देंगी। फूड पार्क की एक स्कीम है फॉर इंस्टेंस भागलपुर में लगाने की। लैंड एक्वायर कर लिया, लोगों से लैंड ले लिया, आज तक बना नहीं है। वो लोग से मिलने गए, बोला कि हमारा लैंड दे दीजिए प्लीज़, कुछ तो बनाया नहीं। कोई भी स्कीम नहीं है। ये सब एक एक्सक्यूज़ है। आई एम टेलिंग यू, रिसोर्सेज की इंडिविजुअल्स को कमी होती है, सरकारों को रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। ये तो अपना ज़्यादातर फंड भी वापस कर देते हैं हर साल, यूज़ भी नहीं करते, अनयूज्ड ही ये वापस कर देते हैं। तो और अगर हमने प्लूरल्स की जब सरकार बनती है और हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ भी कर लिए, तो भी बहुत सारे तरीके हैं। आप केंद्र सरकार को प्रपोजल्स दे सकते हैं, दे लुकिंग फॉर प्रपोजल्स। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें आप उनको प्रपोजल देते हैं, वहाँ से फंड सैंक्शन कराते हैं। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, जो मैंने आपको यहाँ का एग्जाम्पल दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के ये करके दिखाया है। इसका एक पुष्पम काउंटर ये भी आता है कि जो बड़े किसान हैं, है ना, वो नवाचार कर रहे हैं, उसके लिए उनको फुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए, पर उनके पास पूंजी भी है लगाने को। जो ऐसा मजदूर या किसान है बिल्कुल जो लैंडलेस है, बिल्कुल लैंडलेस है, उनके पास नहीं है कैपिटल सपोर्ट, उनको कैसे स्टेट फंक्शनरी सपोर्ट? किसी का 2 बीघा का खेत है, 5 कट्ठा का खेत है, वो नवाचार करे या वो अपना अगला सीजन देखे? तो हमने सिर्फ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में सिर्फ किसान, जो बड़े किसान हैं, उनके लिए प्लान्स नहीं बनाए। हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन हम मैकेनाइजेशन करेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग करवाएंगे। उसके अलावा हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे। हमारे ही यहाँ कैश क्रॉप्स, उसकी बात करते हैं, गन्ना की खेती के लिए वी यूज्ड टू बी नंबर 1 1960s में पूरे इंडिया में। आज कोई गन्ना नहीं उपजाना चाहता, क्योंकि गन्ना तो इट्स एन एग्रो बेस्ड, इट्स अ कैश क्रॉप। तो इन्होंने जितनी भी, जो चीनी के उत्पादन में हम नंबर 1 हुआ करते थे, सारी इन्होंने मिल्स बंद कर दी। मैंने जाके सारी मिल्स दिखाई हैं, सभी जिलों में हुआ करती थी, सबको इन्होंने बंद कर दिया, ऐसे ही बंद कर दिया, नो रीज़न एट ऑल। लोगों का कहना है पॉलिटिकल हो गया, ये विधायक वो विधायक एंड ऑल ऑफ दैट। पैसा भी नहीं दिया लोगों आप का। इन मिलों को चालू करवाएंगे? इन मिलों को चालू करवाऊं या ना करवाऊं, उन्हीं मिलों को हर जिले में मैं इंडस्ट्रीज चालू करवाऊंगी और कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मिंट पैदा करते हैं, लेमन ग्रास पैदा करते हैं, गन्ना तो है ही, तो इन पे रिलेटेड हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे। ये बताइए मुझे कि जो आपका एक नेक इरादा है, और ये मेरे दिल के बड़ा करीब है एक नागरिक के तौर पर, कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जब मैं पहली दफ़ा कोसी वाले इलाके में आया और मैंने मक्के की खेती देखी, मिथिलांचल में गया और जिसको दिल्ली में सुपर फूड कह के बेचा जाता है वो मखाना देखा, तो हमको लगा कि ये तो बड़ा कैसे करेंगी। मतलब बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बिहार क्यों आए? मतलब आप वो उनका जो पहला सवाल होता है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो रखे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिनाए जाते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से बिहार निवेश को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, आपने खुद ही अपना जवाब भी दे दिया है इसी प्रश्न में। वो तभी आएंगे जब ये लोग जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था ना, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस तभी बिल्ड होंगे जब ये लोग जाएंगे। करप्शन इज़ रैम्पेंट, बहुत गंदे तरीके से करप्शन है यहाँ पे, पूरा का पूरा पुल ढह जाता है करप्शन की वजह से, ऐसे हालात हैं। तो ये जब तक रहेंगे वो नहीं आएंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक आप इनको वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, जब तक आप यहाँ पे क्राइम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, आधे से जो ज़्यादा नेता हैं, सो कॉल्ड नकली नेता, आई ऑलवेज से, वो सब पे कोई ना कोई चार्ज है, क्यों आएंगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू हिट एट द न्यूक्लियस सो दैट No, but that's true, right? More than strategy. See, whatever I'm doing is factual. These are realities. I'm just talking about them. अच्छा, एक बात बताइए पुष्पम कि ये पार्टी का जो नाम रखा गया, जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है, प्लूरल, इस नाम की भी कोई कहानी है? कैसे सिलेक्ट किया कि ये नाम रखेंगे पार्टी का? प्लूरलिज्म, मैंने पहली बार प्लूरलिज्म के बारे में IDS में पढ़ा था, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी वहाँ पे, तो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पढ़ रही थी। रॉबर्ट डाल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी एक बहुत फेमस बुक है पॉलियार्की, उसमें उन्होंने प्लूरलिज्म के बारे में चर्चा की है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिबेटेबल हैं,
बट इट्स अमेजिंग, दैट आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म वाज अमेजिंग। तो वो मेरे साथ वो रह गया। फिर जब मैं LSE में थी तो हमारी डीन एक आए, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नई बनी, पहले इंटरनेशनल अफेयर्स हुआ करता था, MPA हुआ करता था, फिर उसको चेंज किया गया स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स में। तो ये जो डीन थे ये चिले के थे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे चिले में, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा था, और उसके बाद वो हमारे डीन बने थे। तो एक बार हमारी उनसे बातें हो रही थी और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों आ गए वापस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वी वर हैविंग अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। तो वो बता रहे थे कि फिर हमने ऐसे ऐसे किया, फिर पार्टी फ्लोट की, 2 नाम हमने सजेस्ट किए, एक सिटीजन था और एक प्लूरल था। तो वो चीज़ मुझे वापस हुआ और मैंने उनको तभी कहा, शब्द अटक गया दिमाग में, शब्द अटक गया, और मैंने उनको तभी कहा कि मैं शायद ये यूज़ करूँगी, बिकॉज वी आर एट वेरी गुड टर्म्स। तो मैं उनको बता रही थी दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू गो बैक एंड डू दिस। और वो मुझे बता रहे थे क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे बहुत लंबे वक्त तक। तो नया हारे थे तो बता रहे थे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैंने उनको बताया कि आई मे यूज़ दिस नेम। फिर यहाँ पे जब वो आया, क्या नाम, 2-3 नाम थे, हिंदी के भी कुछ नाम थे। जनगण मेरे दिमाग में एक वो था, क्योंकि मेरा स्लोगन है सबका शासन। कैंटियन फिलॉसफी है जिस पे प्लूरल्स का पूरा आइडिया बेस्ड है कि हर आदमी अपने आप में एक लक्ष्य होता है। यहाँ पे जो होता है कि लक्ष्य प्राप्त करने का साधन वो नहीं होता है, तो उस पे था। और मैं जनरली नाम जो होते हैं वो आइडियोलॉजीज पे होते हैं, लिबरल, प्लूरल, बट क्योंकि ये आदमी बेस्ड है तो मैं चाहती थी कि ये आदमी बेस्ड हो, तो इसको मैंने प्लूरल्स नाम दिया। ये स्टोरी है इसके पीछे। एंड देन आई टोल्ड हिम आल्सो कि दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड। इंटरेस्टिंग। व्हेन वी वर डूइंग आवर पार्ट ऑफ रिसर्च, तो एक व्यक्ति का खूब जिक्र आया प्लूरल्स के जिक्र में, अनुपम सुमन जी। ये आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, ये हमारी पार्टी के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। अच्छा, तो किस तरीके का आप लोगों का क्राइटेरिया रहता है? जैसे अनुपम सुमन मेरे ख्याल से चर्चित रहे, पटना नगर निगम में थे जी, बिल्कुल। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे एस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल अभी हाल फिलहाल में। जी बिल्कुल। तो जैसे अनुपम सुमन हैं या और दूसरे कोई ब्यूरोक्रेसी से आने वाले या दूसरे लोग हैं, तो उनके साथ मतलब जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा वो क्या रहा कि इनको एक्सपीरियंस है सिस्टम का, तो आपको सिस्टम बदलना है तो कुछ इनसाइडर भी चाहिए, ऐसा था? या कई लोग बोलते हैं कि वो आपके पॉलिटिकल मेंटर भी हैं, ही इज़ योर गाइडिंग फोर्स? ये चीज़ हैड आई बीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में अगर और कहीं रही रहती तो ये चीज़ नहीं बोली जाती। हमारा जो पैट्रियार्कल वो एक सोसाइटी है, उनको लगता है कि एक लड़की खुद से नहीं सोच सकती। बिल्कुल। पहले ही दिन वो मेरे पिताजी के पास दौड़ गए कि हो ही नहीं सकता, पिताजी ही किए होंगे, उन्हीं का पैसा होगा, LSE में उन्हीं के पैसे पे पढ़ाई की गई, विच इज़ द मोस्ट एब्सर्ड थिंग। लड़कियां खुद से चीज़ें नहीं करती। मैंने अभी आपको पूरा बैकग्राउंड बताया कि मेरी एक माँ भी है, लाइक मेरी माँ ये अक्सर कहा करती है मुझसे, नो वन टॉक्स अबाउट मी। मैं तो इसीलिए स्पेसिफिकली आपसे नाम पूछा कि भाई, और ये हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि एक्टर से किसी से बात करें भाई दोनों का नाम लीजिए। माँ की कोई बात नहीं करता। और हम जो भी बने हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपको बोला उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हमें बड़ा करने के लिए। ये बहुत ही ये सिर्फ यही दोनों चीज़ें नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे झेलनी पड़ती हैं इसके अलावा। आपको लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ वुमन इन जनरल, क्योंकि आपको बहुत बायस झेलने पड़ते हैं, और पॉलिटिक्स में खास तौर पर, क्योंकि वो तुरंत उस तरीके की बातें करने लगेंगे, आपको डाउनग्रेड करने लगेंगे। पॉलिटिक्स हमारी ही सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, तो ये कोई पॉलिटिक्स की खास बात नहीं है। मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, ये सोसाइटी की बात है। अगर आप लड़की हैं तो मतलब आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरी दुनिया में रह के कितना भी नाम कमा लूँ, लेकिन जब आप इंडिया आ जाएं तो दे आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा है, मैंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी पढ़ा है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो जैसे मेरे पेयर्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को मैनेज करते हैं या उनके स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, बट यहाँ पे दे हैव टू फाइंड अ मैन एंड दे हैव टू से कि दे मस्ट बी दिस। ओके, पहले पिताजी थे, अब पिताजी नहीं, किसी और को ढूंढो। जहाँ तक आपने वो क्राइटेरिया की बात पूछी, तो मैं उन्हें बहुत लंबे अरसे से जानती हूँ। आई नो हिम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो LSE में भी पढ़े थे। अच्छा। तो उस वक्त भी मुझे पता था कि वो LSE में है। मैं उन्हें यहीं से जानती हूँ, इंडिया से, और फिर वो LSE में पढ़ने गए। मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए, उसमें हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी उनको मेंशन किया था, क्योंकि बहुत लोग नहीं जाते उधर पढ़ने के लिए, जो जाते हैं और जो थोड़ा सा ब्रेनी होते हैं, थोड़ा ब्रेनी भी होते हैं, तो पीपल टॉक अबाउट देम। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इज़ वेरी ब्रेनी। और मैंने उनको बोला, उन्होंने छोड़ दिया था नगर निगम,
जो मेरा प्लेस नहीं है कि मैं बताऊं कि क्यों छोड़ दिया, ये उनका वो है, ही इज़ द राइट पर्सन कि ये वो बताएं। तो उन्होंने नगर निगम छोड़ दिया था पिछले ही साल 2019 में, और मैंने उनको बहुत लंबे अरसे से ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये ऐसा नहीं था कि एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब करना है। इनफैक्ट मैं LSE में जाने से पहले मैंने LSE में जितने कोर्सेज लिए वो ये ध्यान में रख के लिए कि मुझे ये करना है। अच्छा। एंड आई वॉज द ओनली स्टूडेंट, MPA की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे स्पेशलाइजेशन वेव किया गया, तो मुझे ये अलाउ किया गया कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये LSE में पहले कभी नहीं हुआ था। और हमारे प्रोफेसर थे साइमन हिक्स, तो उनसे मैंने बात की, उनको मैंने बोला दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड ही टुक अ डिसीजन। उन्होंने बोर्ड को रिकमेंड किया और वहाँ से ये मेरे लिए एक वेव हुआ। तो मैं तब से उनको जानती हूँ। मैंने उनको तभी भी बोला था दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। उन्होंने हमेशा ही इज़ अ वेरी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो ज़्यादा इंटरफियर, उन्होंने बोला गो अहेड विद इट, बट आई डू नॉट अग्री विद व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि वॉज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो स्पेशल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, एंड वो नगर निगम के आयुक्त भी थे। तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड आई गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे ये भी पता था उसके 2 महीने के बाद, आई नो वाई ही रिज़ाइन, बट एज आई सेड इट्स नॉट माई प्लेस। उसके 2 महीने के बाद पटना में वो बाढ़ आई और फिर सब कुछ पिन कर दिया गया तत्कालीन नगर आयुक्त। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड कि एक ऐसा सिस्टम है जो नगर आयुक्त है ही नहीं, उस पर क्यों पिन कर रहे हैं। एंड देन आई टोल्ड हिम कि आप बोलिए, आप उनको वो दीजिए, बट ही रिफ्यूज्ड। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो अपने लिए काम करता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनके भी उसमें सर्विस में, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती आजकल, बट आपको यू हैव टू कीप लो जब तक आप सर्विस में हैं। और तब तक उनका सर्विस से उन्होंने छोड़ा नहीं था, कोई भी औपचारिक लेटर नहीं आया था। वो अभी आया है, हम बात करें उसके 4 दिन पहले शायद, तो उन्होंने जाके उसका जो भी अपना जवाब दिया है। लेकिन फिर मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ आइए पार्टी में। एज अ फ्रेंड ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, अगर मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। एंड बट ही नेवर वांट, ही इज़ नॉट, उनको राजनीति से कुछ बदला जा सकता है इसमें बहुत यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि सामाजिक चीज़ें बदलेंगी तब बदलेंगी, और मेरा मानना है कि वो वेरी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट कि पार्टी के प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इकोनॉमिक रास्ते से बदलाव होगा और जनरल सेक्रेटरी को लग रहा है कि वो सोशल रास्ते पहले ऐसे ही होता था। पहले लोग बिल्कुल डिसएग्री करते थे। जी बिल्कुल। बट एंड इट यूज्ड टू बी एक्लेक्टिक, सभी सोच होनी चाहिए, मल्टीपल रियलिटीज़ होनी चाहिए। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया, ही रिफ्यूज्ड, फिर रिक्वेस्ट किया, ही रिफ्यूज्ड। फिर वन ऑफ दीज डेज हमने सोचा कि चिट्ठी लिख देते हैं तो पब्लिक डोमेन में आएगा, एंड मे बी यू नो आई गेट अ, और रिफ्यूज से भी ज़्यादा इट यूज्ड टू बी वेरी ठीक है, सोचूंगा, देखेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट। सो फाइनली आई रोट हिम अ लेटर कि इस पे डिसीजन हो जाना चाहिए, इफ़ ही वांट्स टू कम और इफ़ ही डजंट वांट टू कम, क्योंकि मुझे भी पार्टी फॉर्मेशन करनी थी। बिल्कुल। सो देन उन्होंने नोटिस किया कि हाउ वाज द एंटायर कंट्री रिएक्टिंग जब मैंने शुरू की। सो वन ऑफ दीज डेज फाइनली ही सेड ओके फाइन आई विल कम। और उन्हें बहुत सेक्सिस्ट वातावरण भी उन्हें लगा कि नहीं, यू नो दिस इज़ अनफेयर, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं। सो ही वाज लाइक नो आई विल जॉइन यू, और फिर वो जनरल सेक्रेटरी बने। उनका डोमेन बिल्कुल संगठन से रिलेटेड है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में हूँ और एक शब्द है पथ के दावेदार। आपका क्लेम है CM की पोस्ट के लिए, और भी कई लोगों का क्लेम है। एक नेता है चिराग पासवान, वो भी एक कैंपेन चला रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, हिज पॉलिटिक्स, he as a politician, as a member of parliament? Have you ever interacted with No. him? No. No, I only know Mr. Nitish Kumar. I have never interacted with any of these people at all. मैंने कभी पर आप उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने दौरे किए या ऐसा पढ़ते हो, क्या राय है आपकी? मैं सच बताती हूँ, I don't follow anyone. You don't follow any of these politicians? तेजस्वी, No. नित्यानंद रॉय? No, not at all. कभी कभी मुझे आता है वो, जब न्यूज़ में, जनरली मैं पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ कम देखती हूँ, इकोनॉमी वाली न्यूज़ कभी कभी बट आता है कि ये उसमें छोड़ के उसमें चले गए। पर जो आपके पॉलिटिकल राइवल हैं उनके बारे में, उनकी क्या स्ट्रेटजी? मुझे नहीं लगता कि देखिए, मैंने बार बार ये बोला है, मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, ये रास्ता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को एजेंडे को अमल में लाने के लिए आपको उन पॉलिटिकल राइवल्स को हराना होगा चुनाव में। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा नैरेटिव है, जो मेरा एजेंडा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो काफ़ी होना चाहिए हराने के लिए। उनके नैरेटिव को काउंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं लगती? मुझे नहीं लगता। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उनके साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया है। I've never met him, जैसा मैंने आपको बोला, किसी के भी साथ। थोड़ी बहुत नज़र अगर रखती भी हूँ तो सरकार पे रखती हूँ कि सरकार क्या कर रही है, और नीतीश जी पे थोड़ी बहुत नज़र रखती हूँ कि अब क्या नया आया, पता चलता है दरभंगा जा रहे हैं बिस्किट बांटने, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं।
बट उसके अलावा आई हैवंट टेकन इंटरेस्ट इन एनी, पप्पू यादव, नॉट एट ऑल, आई हैवंट फॉलोड एनीवन। और मैंने अपने कार्यकर्ता को भी बहुत क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस दिया है सबको कि आप सिर्फ अपने एजेंडा पे फोकस करिए। इस चक्कर मत पड़िए कि मांझी जी कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जाति कोई धर्म की बात नहीं करनी है, अपने एजेंडा पे चलना है, हमें काम से मतलब है। 10 साल मैं ये लोगों को कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का 10 साल मुझे दीजिए, 10 साल सब्र रखिए, जाति और धर्म की बात मत करिए। मेरे लिए सभी कि पुष्पम प्रिया 10 साल सीएम रहेंगी तो बिहार का कायांतरण हो जाएगा, दावा भी है। और मैं पर्सनली मैं हर जाति और धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई एम अ बोर्न हिंदू, आई एम अ प्राउड हिंदू, बट आई एम नॉट अ हिंदू शोविनिस्ट। मैं हर जाति धर्म का रिस्पेक्ट करती हूँ। हमारे ग्रुप में ही हर जाति धर्म के लोग हैं, और ये एक फूट डालो राज करो, ये एक चुनावी नीति रही है। चुनाव से पहले ऐसी नीति थी, क्योंकि इसका असर तो कहीं दिखता नहीं है कि कहीं ऐसे चले गए और ये पता चला कि अच्छा ये इनका टोला है और वाव ये इतना अच्छा कर रहा है, इसका असर तो कहीं दिखता नहीं है। एंड पीपल आर वेरी स्मार्ट। आप यू आर नॉट, आई मीन आई एम श्योर यू आर अवेयर, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट, उनको ये सब कुछ पता है। तो आई टेल देम कि आप अपने डेवलपमेंट के उस पर चलिए। लोगों को कहती हूँ कि मुझे 10 साल 10 साल हित समझ में आता है लोग। हाँ, 10 साल सब्र रखिए, मुझे आपको नंबर 1 बनाने दीजिए। नंबर 1 का क्या मतलब होता है? आपकी ज़िंदगी बेहतर करने दीजिए। अभी जो हम जीडीपी पर कैपिटा में सबसे पीछे हैं, उसको थोड़ी बेहतर करने दीजिए। मारे इधर उधर फिरने की जगह पे यहाँ पे आपके लिए रोज़गार लाने दीजिए, आपके पॉकेट भारी करने दीजिए। और फिर जो भी गिला शिकवा है, 10 साल के बाद मैं हट जाऊँगी बीच से और बिहार हट जाएगा, फिर लड़ते रहिएगा। दिस इज़ माई प्रपोजल टू। 10 साल के बाद आप छोड़ देंगी पॉलिटिक्स? 10 साल मेरा टारगेट है ये जगह बदलने का, और फिर आई वर्क इन टारगेट्स कि 10 साल में मुझे बदलना है बिहार को कंप्लीटली। नहीं, फिर आपने कहा ना कि फिर मैं छोड़ दूंगी बिहार, लड़ते रहिए आपस में। मैं बिहार भी छोड़ दूंगी और आपके बीच से भी हट जाऊंगी, बट नंबर 1 बना दूंगी। मुझे 10 साल चाहिए बस। क्या फिर बिहार के बाद दिल्ली की तरफ रुख करेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ये भी नहीं सोचा है कि मैं इलेक्शन कहाँ से लड़ने वाली हूँ, और आप 10 साल की बातें कर रहे हैं। बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू बिलीव इन यू कि आप एक 10 साल का रोड मैप दे रही हैं। बिल्कुल, और वो बिलीव, वो फेथ इस बात को लेके है। 5 साल में जो अभी 16 मिलियन टन जो हमारा राइस का प्रोडक्शन है, उसको मैं 80 मिलियन टन कर दूंगी, और वो 100 साल में मैं 100 मिलियन टन, 180 मिलियन टन कर दूंगी, नॉट जस्ट 100। तो ये मेरा रोड मैप है, ये एजेंडा है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अदर दूसरे जो लोग हैं उनको भी कहती हूँ कभी कभी कि झंडा नहीं उठाना है इस बार, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, है ना, आपने मैथ्स भी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी है, आप या आपके कैंडिडेट मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी जो नंबर है 243 में वो नहीं ला पाते हैं, तब क्या करेंगे? अगर आप ये पूछ रहे हैं गठबंधन करूंगी, नहीं, वो बिल्कुल भी गठबंधन प्लूरल्स कभी, जब तक मैं जिंदा हूँ गठबंधन नहीं होगा। मेरे मरने के बाद हुआ तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी छोड़ दे पार्टी, ये नहीं होगा। ये हमारी आइडियोलॉजी है, गठबंधन नहीं होगा। और मैं बिल्कुल नहीं मानती कि हम नहीं जीतेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं इम्प्रैक्टिकल है, कुछ लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल एज अ डिक्शनरी मीनिंग तो उसका मतलब होता है अगर सूर्य अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। सीक्रेट बैलेट है, 3 लोग हैं, 15 साल आपने उनको मौका दिया, दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे डू नॉट परफॉर्म, सभी रहे हैं, देयर इज नो एक्सेप्शन। आपके शब्दों में आप जीत रही हैं, मैंने कहा अगर नहीं होता है तो फिर आप नेता विपक्ष की मैंने कभी भी बैकअप विपक्ष की प्लूरल्स रहेगा, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि 243 जीतेंगे। ये भी लोग कहते हैं 243, यस, आई वाज वेटिंग फॉर इट कि आप ये बोलोगे 243, दैट्स द टारगेट कि जीतना है। मैं वो 30 साल का जो वो एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा था गठबंधन और बंधन से मुक्ति दिलाइए, वही है। उन्होंने कहा था, हम गए थे बेनीपुरी विलेज में, वही है। मैं ये 30 साल का जो, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट एक तरीके का कलंक है इस पास्ट 30 ईयर्स। हम क्यों सबसे पीछे हैं बिहार में? थिंक अबाउट इट। मतलब पूरे देश में हम बिहार सबसे पीछे क्यों हैं? इट्स नॉट अ फनी थिंग। Yes, it is not. It is it's not. a very tragic thing and one should It's very tragic. और हम जब बाहर जाते हैं तो हम अच्छा करते हैं, हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है। कहा जाता है कि बिहारी अच्छा करते हैं, बिहार अच्छा क्यों नहीं कर रहा है? और बाहर के लोग हमसे इस वजह से खफा होते हैं कि ये आके हमारे सारे जॉब्स ले लेते हैं। उसकी वजह से हमें गालियाँ भी पड़ती हैं, बच्चों को उतार के मारा भी जाता है, वो भी अनफेयर है। आप अगर स्टेट के लीडर हैं और आप ही की पार्टी की सरकार किसी राज्य में है, और नहीं भी है अगर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? आप जो शीर्ष पे बैठे हैं,
द बक स्टॉप्स देयर। हर व्यक्ति के लिए यू अकाउंटेबल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वहाँ पे मारा जा रहा है और आप बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आपने शीर्ष का जिक्र किया, ये आखिरी सवाल है। देश के शीर्ष पर एक नेता हैं नरेंद्र मोदी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एज अ पॉलिसी मेकर? इफ यू एज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट? इसी देश ने, इसी डेमोक्रेसी ने उनको वहाँ पे चुन के बैठाया है। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर मैंडेट है उनको वहाँ पे बैठने का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं नहीं बोलना चाहूँगी। वाई? ऑल्सो बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत पॉलिसी। नहीं, आप लंबे की चिंता मत करिए। मैं चाहता हूं कि आप बार बार पॉलिसी शब्द पर जोर दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उनका सेकंड टर्म चल रहा है। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, आपने खुद जिक्र किया केंद्र की योजनाएं। नरेंद्र मोदी एज अ पॉलिसी मेकर, हाउ डू यू एवेल्युएट हिम? प्राइम मिनिस्टर एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ पॉलिसी मेकर, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स जो कि बिहार के लिए बनी हैं, और वो सारी स्कीम से बिहार को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग का जवाब दे रही हूँ। यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी की स्कीम से बिहार को फायदा होगा तो हमको वोट दो। नहीं, वो नहीं होगा। नो, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस देयर। उनकी पॉलिसी मेकिंग से फ़ायदा तब होगा जबकि यहाँ पे काम करने वाली सरकार आएगी। यहाँ के लोग लागू नहीं करते हैं। इट्स नॉट अबाउट मोदी जी, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मैं उनके बारे में पर्सनली क्या सोचती हूँ, आई कैरी द लोड ऑफ माई पार्टी एज वेल। मेरी एक पार्टी है जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, हमारा अपना एक एजेंडा है। मैं उनके बारे में पर्सनली क्या सोचती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, यू नो, दैट इज नॉट अ प्लेस। बट ही इज योर पॉलिटिकल राइवल। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थिक संसाधनों की बात हो रही, पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, बिहार के वित्त मंत्री गए और उन्होंने कहा कि भाई जो जीएसटी में हमारा शेयर है वो हमें दीजिए। अब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लोगों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि जीएसटी से जो आपको पैसा आएगा वो आप लोगों की भलाई में खर्च करें, कम से कम ऑन पेपर तो सबसे यही उम्मीद की जाती है। अब वहाँ पे आपको केंद्र से टसल करना पड़ेगा। तो व्हाट यू थिंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इट मैटर्स टू पीपल। मैं बिल्कुल तब से वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन से जब राज्य सरकारें लड़ने जाती हैं, वो बहुत इतना सिंपल नहीं होता। वो लोगों की भलाई के लिए नहीं होता है, वो एक चुनावी मुद्दे के लिए होता है। जब विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, यू रिमेंबर दैट राइट? 2015 में सबसे बड़ा जो एजेंडे पे था वो था विशेष राज्य का दर्जा दो, बिकॉज दे वर नॉट टुगेदर। जब वो वापस साथ में मिल गए, कितनी बार बात हुई विशेष राज्य के दर्जे की? नहीं हुई, राइट? तो जब भी चुनाव बहुत चीज़ें, मुझे अंदर की सारी चीज़ें पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली अनअवेयर हूँ और नाइव हूँ। मुझे पता है कि ये क्या चलता है अंदर में। जो एनडीए की सरकारें हैं, जो मिल के जो सरकार चलाती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कितना कोर्डियल है वो मुझे पता है। ये जब जो स्टेटमेंट देते हैं वो क्यों देते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। एज फार एज आप प्लूरल्स का स्टैंड पूछ रहे हैं, मेरा स्टैंड पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एज एन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिन पे कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लूरल पार्टी और उसकी अध्यक्ष पुष्पम, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है देश में, उसके बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में आपका क्या रुख है? मैं वही, यू लाइक दोस पॉलिसीज, यू डोंट लाइक दोस? सम ऑफ देम आई लाइक। जब नवंबर के बाद व्हेन वी कम इन ऑफिस, मोस्ट ऑफ देम हम चाहेंगे कि हमें फैसिलिटेट किया जाए एज अ गवर्नमेंट, एज अ राज्य सरकार। मेरा बिकॉज यू नो वी, और मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रांगली कि वो किया जाएगा, क्योंकि वो पॉलिसी सभी स्टेट के लिए बनती है। वही मैं बार बार कहने की कोशिश करती हूँ, सभी स्टेट में वो पॉलिसीज बनती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। स्लम रिहैबिलिटेशन की एक पॉलिसी है, गुजरात ने उसको अचीव कर लिया है, बिहार में कहीं कुछ भी नहीं बना है। ये पॉलिसी है ना, लड़ने की जो ज़रूरत है वो तो तब होनी चाहिए ना जब आपने जितनी केंद्र से पॉलिसीज़ आई उनको आपने कंप्लीट कर लिया, तब आप लड़िए कि अब हमें इसमें भी वो दीजिए। लोगों की वेलफेयर की जो दलीलें दिया करते हैं ये लोग, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ये सब सिर्फ वो चुनावी वो सारी चीज़ें हैं। और जितनी भी पॉलिसीज़ है पहले मैं वो लागू कराऊंगी। और मैं आपको ये बोल रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर एज एन इंस्टीट्यूशन जो भी वहाँ पे बैठा हो, चीफ मिनिस्टर नीड्स टू हैव अ कोऑर्डियल रिलेशनशिप विद देम। जो भी बैठा हो, मैं ये भी पूछेंगे बहुत लोग कि आप लेफ्ट हैं, राइट हैं, जबकि मैंने बोल दिया पहले कि प्लूरल नाम है, हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे कहीं भी नहीं है। कांटियन फिलॉसफी है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट। तो हमारा बस यही रहेगा दैट यू फैसिलिटेट अस। नवंबर के बाद से प्रधानमंत्री से कोई टकराव नहीं? डिपेंड करेगा
कि हमें कितना फैसिलिटेट किया जाता है और कितना नहीं। अरे तो सुशील मोदी भी तो वही कह रहे हैं कि आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। आप वो किसे कह रहे हैं? वो तो उन्हीं की पार्टी है। सरकार कह रहे हैं, हाँ यही, ये भी अटपटा है। तो उन्हीं की पार्टी दूसरे है। राज्य भी कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा दीजिए। राज्य और केंद्रों के बीच जीएसटी काउंसिल में एक झगड़ा चल रहा है। केंद्र कह रहा है कि जाके बोरो करिए बैंक से, राज्य कह रहे हैं आपने कहा था कि आप कंपनसेशन देंगे। जब हम वहाँ पे बैठेंगे हम तब से वो सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी ये पूछना चाह रही हूँ कि राज्य में जो अभी सरकारें हैं जो केंद्र सरकार को क्वेश्चन करी है, आप ही की है ना? ये मुझे नहीं आता समझ में कि ये इन्हीं की पार्टी है। एज फार एज आई नो, जिनकी अभी आपने जिनका नाम लिया वो तो उन्हीं की पार्टी के हैं। ये बदल तो नहीं गया है शायद। तो वो उनसे पूछ रहे हैं। आई डू नॉट गेट दैट रिलेशनशिप। थोड़ा रिलेशनशिप को इंस्टीट्यूशनल बनाने की ज़रूरत है। एट टाइम्स इट्स नॉट अबाउट पीपल। आप अगर डेमोक्रेसी को सम्मान करते हैं, इट्स अबाउट अ मैंडेट विच इज़ गिवन, और उससे आपके पास राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य की जो भलाई की बातें करते हैं उसको रियल में करने की ज़रूरत है। तो जितनी स्कीम है उसको आप लगा लीजिए। अच्छा, कई नेताओं ने कहा कि अभी कोविड बहुत फैला हुआ है, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। आपके भी कई इंटरव्यू देखे जिसमें आप, ये अच्छी चीज़ है कि मास्क वगैरह लगा के जब आप लोगों के बीच होती हैं, जी बिल्कुल, सेफ डिस्टेंस ऐसे भी लगाती हूँ। ऐसे भी लगाती हैं, बिल्कुल। आपने हमारे आग्रह पर एक सेफ डिस्टेंस के बाद उसको रिमूव किया। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव के लिए तैयार है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए? किसी को कोविड-19 से फर्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो। कोई भी कमीशन को फर्क नहीं पड़ता? किसको? इलेक्शन कमीशन को? मैं पहले बिहार सरकार की बात करती हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं ये सवाल उठाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को फर्क पड़ता है, उस पर आई विल कम लेटर। पहला प्रश्न ये है मेरा कि सरकारें की बात करते हैं। आई ओनली टॉक अबाउट गवर्नमेंट। जो सरकार बैठी है, मैंने बोला मैं इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ रादर दैन पीपल। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि एब्सोल्यूट पावर से मूव करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि नेपोटिज्म नहीं हो, जिसके मैं कम्प्लीटली खिलाफ हूँ, अफसर बहुत ही ज़रूरी होता है। वो अफसर कहाँ से आता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अफसर आपकी ज़िंदगी बदल देता है, आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। तो अगर आपको वो अफसर सिर्फ इस वजह से आ गया क्योंकि आप किसी खानदान से आ रहे हैं या ऐसे ही आ गया, विच इज़ रॉन्ग। और वो चीज़ें तब जाएंगी जब इंस्टीट्यूशंस बनेंगी। तो जो सरकारें हैं यहाँ पे, कोविड का कोई प्लान नहीं है, राइट? पोस्ट पैंडेमिक कोविड का कोई पैकेज नहीं है, कोई प्लान नहीं है। लोगों के पास जो मजदूर, यहाँ पे आपको पता है जनसंख्या ज़्यादातर क्या है, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है उनका। इनके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन इलेक्शन इनको टाइम पे कराना है, राइट? मैं भी जानना चाहती हूँ क्यों कराना है। मैं इलेक्शन कमीशन को रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये सब कोई वो नहीं है दैट आई एम शाइंग अवे। मैं इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखती हूँ, मैं संविधान में बहुत विश्वास रखती हूँ। मैंने ये पहले भी बोला था कि हमारे ही एक कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया है, अम्बेडकर ने बनाया है। मैं ये बार बार बोलती हूँ, एक बड़ी सी स्टैच्यू है जिसको आप एस्केप नहीं कर सकते, LSE में लगी है। तो मैं उसका वो बहुत अच्छा बनाया गया है। लेकिन जैसा राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका संविधान कितना अच्छा है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करती हूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को बताए कि क्या सीन है, बट उसके लिए खुद भी कभी ज़मीन पे आके देखना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होती इन चीज़ों में जानने में कि क्या उनकी पोस्ट पैंडेमिक पॉलिसीज़ है जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई, समय पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यू ऑल्सो नो कि क्यों इतनी ज़रूरत है उस दिन तक ख़त्म कराने की। फेयर करते हैं ना, आप CM सेक्रेटेरिएट से बाहर निकलिए एक हफ्ते के लिए, राइट? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकारी जिम्मे, मतलब दे आर केपेबल। ऐसा नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट इन प्लेस। लगाइए। तो उसी इंस्टीट्यूशन ने तो ये कहा कि भाई कार्यवाहक रहेंगे, जब अगली सरकार आएगी तो छोड़ देंगे। वरना तो संविधान निर्माता इंक्लूडिंग बाबा साहब ये प्रावधान करते ना कि जब कार्यकाल पूरा हो तो राष्ट्रपति शासन लगे। बट उन्हें नहीं पता था कि ये हालत हो जाएगी। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच पुष्पम। आपने अपने प्लूरल्स पार्टी की विचारधारा, अपनी विचारधारा बिहार को लेकर अपनी चिंताओं को प्रकट किया। सभी नेताओं से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की जनता को ये तय करना है कि उनका इकबाल किस नेता, किस नारा, किस नीति और किसकी नीयत के हवाले रहेगा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।